तो ये तो भाई चलता रहेगा आपका। अभी जो आपका मेन मुद्दा है, वो आपका मेन जो मुद्दा है वो है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो कल हमने दो चीजें सीखी थी। वो एक ये चीज थी कि भाई सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कल हमने पहले तो क्या हमने मेन मेन कल का मुद्दा क्या था भाई? मुद्दा ये है कि जो इंडियन मार्केट है, ये अगर आप देखोगे ना लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा सॉलिड मार्केट है, बिकॉज इसके जो फंडामेंटल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कनाडा और यूएस के भी हैं जिनका ऐसा मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया था कि सर हमें इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर भी आगे चल के आपको धीरे धीरे मिलेगा। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया की मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर आप देखिए कि सेम कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको यूएस और यूके, यूएस में, यूके में, कनाडा में अगर आप दिख रहे हैं, तो आप समझिए कि उनकी मार्केट भी सही है, जो कि नहीं है एक्चुअली। ठीक है, बट वो आप धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फंडामेंटल हमारे एकदम सॉलिड है। लिक्विडिटी इतना पैसा आ रहा है जो मार्केट को गिरने नहीं देगी। वही 50 निफ्टी की कंपनीज है, वही एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अच्छी कंपनी को पैसा हमेशा चेस करेगा। जब भी मार्केट गिरेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरेगा, आज 3 करोड़ इन्वेस्टर, आगे चल के 10 करोड़ हो जाएंगे, तो वो शेयर है गिरेगा कैसे? एंड इट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो पूरी चीजें हैं, ठीक है, ये पूरा गेम 95% तो ऑपरेटर के पास है, गिरने क्यों देंगे? सब तो पैसा उनके पास ही है, तो मार्केट को नहीं गिरने देंगे। ठीक है, अपना काम क्या है, अपने इस पूरे कोर्स का एम ये है कि देखो तो लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड है फिक्स, बट ऑब्वियस ही बात है ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बट इवेंचुअली यू विल सी वी आर गोइंग अप। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में बीच बीच में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, करेक्शन आती रहती हैं, वो चलता रहता है। अपने को क्या है, अगर आपको पैसा बनाना है ना तो दो चीजें हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या होता है, वो इसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। अब जब आप इसके अगेंस्ट में ठहरोगे तो आप पहले जाओगे। आपका काम क्या है, आपको इनके साथ हो जाना है। तो ये जो है ना, पब्लिक को इनके साथ हो जाना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इवेंचुअली यू विल मेक मनी। और आप इनके साथ कैसे होंगे, ये हम धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट, जो भी हमने कल चीजें बात की हैं, तो यू कैन आस्क और एल्स विल कंटिन्यू। व्हाट इज साइकोलॉजी? सी, व्हाट इज साइकोलॉजी? मेरी मुंह से जो भी शब्द निकले सब साइकोलॉजी के अंडर। जो आपको एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है, ये इसको ऐसा देखना है, वैसा देखना है, उसके बाद हम जो भी बात करें ना, दैट इज मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ठीक है, और हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए ना कि हमको मार्केट को पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अपने को मार्केट को समझने का है, तभी आप ज्यादा अच्छे से पैसा बना पाओगे। ठीक है, देखो दो टाइप की लर्निंग होती है। अब जब सीखना हमको जरूरी है, बात पता चल चुकी है, तो दो टाइप की लर्निंग होती है। एक लर्निंग होती है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे कंपनी करती क्या है, ठीक है, बस आपको टाइम से टाइम बूस्ट करना होगा मार्केट में, बट अभी स्टैंड करेंगे ये तो। देखो वही बात है यार, मतलब मेरा काम है बोलने का, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप खुद से इनपुट नहीं दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस ठीक है, कोशिश करेंगे कि मिल के कुछ अच्छा बड़ा कर पाए। ठीक है, और मैं तो चाहूंगा आप लोग मेरे से बहुत अच्छा करें। ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट तो नहीं बन सकते, बट यस हम लोग कोशिश करेंगे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाए। ठीक है, जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, जो बहुत अच्छा नेचर का है, ये अपना टारगेट है। ट्रेडिंग में अच्छा करें, दुनिया में अच्छा करें, है ना, ये सब चीजें अपना अल्टीमेट गोल है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। ठीक है, तो दो चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंप्लीट कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंपनी करती क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन से हैं, कितनी स्टोर्स हैं, जैसे डीमार्ट का एग्जांपल लें तो कितने स्टोर्स हैं, कौन से स्टोर में कितना बिक्री होता है, टोटल कंपनी का सेल कितना है, टोटल कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है ना, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, मतलब बेसिकली बैलेंस शीट को रीड करना, ये सब चीजें आती है फंडामेंटल एनालिसिस के इसमें। ठीक है, और फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो चार्ट होते हैं उसकी स्टडी। ठीक है, अब सीन ऐसा है ना कि कौन सी एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए एक काम करते हैं, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। देखो, अगर आपको शेयर को बाय करना है ना, तो सबसे पहले आपने समझना है कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने आपके सामने ट्रेडिंग शेयर की हुई है, स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? स्क्रीन नॉट क्लियर? क्लियर तो होना चाहिए था, क्यों नहीं है क्लियर? खैर ठीक है, समझ में आ जाएगा तो काफी है। वैसे भी मैं पीपीटी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। साफ नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ तो आ रहा है क्या लिखा है? साफ नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सेम डे पे स्टॉक अगर आप लेते हो और सेम डे पे आप बेचते हो तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, सुबह आप 9 बजे मार्केट खुलती है, 9:15 बजे, और 3:30 बजे तक मार्केट चलती है। ठीक है, तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आपने सेम डे में कोई चीज ली और सेम डे पे आपने कोई चीज बेची, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन मतलब इंट्राडे। ठीक है, देखो ये कोई टाइम फ्रेम जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, ऐसे कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, ये तो हम अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर आपने कोई चीज 2 दिन से कुछ हफ्तों तक होल्ड किया, 2 दिन से कुछ हफ्तों तक होल्ड किया ना, तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। मतलब 2 दिन से मान लो आप मोटा मोटा एक महीना अगर आपने कोई चीज, कोई स्टॉक होल्ड किया, तो उसको अपन स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। अगर आपने एक महीने से ऊपर कोई स्टॉक होल्ड किया तो अपन उसको पोजिशनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं 3-4 महीना अगर आपने होल्ड किया तो वो पोजिशनल होल्डिंग में आ जाएगा, और 6 महीना तक भी बोलो तो भी पोजिशनल कैटेगरी में आ जाता है। और 6 महीने के बाद अगर आपने कोई स्टॉक को होल्ड किया तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये टेक्निकल टर्म्स है। मैंने जैसे कल आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताया। अगर आपने 2 साल 3 साल भी होल्ड किया ना तो भी ट्रेडिंग ही है। इस इन्वेस्टमेंट का नजरिया क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का नजरिया होता है कि आपने कभी नहीं बेचना। ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज से आप समझोगे, तो अगर आप कोई सच में कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या इंटेंशन होती है? ये इंटेंशन होती है कि बिजनेस में कभी नहीं बंद करो। उसको दिमाग में आता ही नहीं बिजनेस बंद करने की। ठीक है, और बस चलेगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चलेगा, मेरे बच्चे भी यही करेंगे। दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। ये टाइम ऑरिजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना ठीक तो नहीं है, बट फिर भी हमने अपने हिसाब से इसको किया हुआ है। तो पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? अगर आप एक महीने से 6 महीने साल भर भी होल्ड कर रहे हो तो दैट विल कम अंडर पोजिशनल कैटेगरी। एंड इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा? 8-10 महीने से लेकर कुछ सालों तक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आप इसको समझ लो। अब क्या चीजें कहां पे इंपॉर्टेंट है? देखो मार्केट, सिंपल बात है। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म में मार्केट को कौन चलाता है? सेंटिमेंट्स। शॉर्ट टर्म में, एकदम शॉर्ट टर्म में कौन? सेंटिमेंट्स या फिर न्यूज फ्लोज। जैसे अगर वहां पे रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई तो यहाँ पे कोलगेट का स्टॉक गिर गया, इट इज व्हाट? सेंटिमेंट। है ना? ऐसा तो है नहीं कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई तुम कोलगेट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो दैट इज व्हाट? सेंटिमेंट, दैट इज शॉर्ट टर्म गेन। ठीक है, अब इंट्राडे में अगर आप देखोगे ना, तो क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स। ठीक है, देखो टेक्निक एनालिसिस का मतलब क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट की स्टडी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को आप पूछोगे कि मेरा ज्यादा भरोसा किस पे है, तो अगर आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हो, देखो इंट्राडे में भी पहला प्रेफरेंस मैंने टेक्निकल को दिया है, स्विंग में भी टेक्निकल को दिया है, पोजिशनल में भी पहला प्रेफरेंस मेरा टेक्निकल ही है। एंड इन फैक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप सालों तक होल्ड करोगे, वो भी टेक्निकल है। जनरली लोगों को क्या क्या सोचना होता है? इन्वेस्टमेंट अगर हमने करना है ना, तो हम लोग फंडामेंटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसका भी हम इन्वेस्ट करेंगे। बट उसके बाद भी मैंने सबसे जो मेरी प्रायोरिटी है ना, वो टेक्निकल ही है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताऊं, मेरे को ना एक काम करते हैं आप लोग ना, कोई भी एक रैंडम कंपनी बताओ, कोई भी एक रैंडम कंपनी का नाम बताओ, चलो देखते हैं। मैं आपको 2 मिनट में पूरी स्टोरी बता दूंगा उस कंपनी की। 2 मिनट, ये बहुत बोल दिया मैंने, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। कितना ज्यादा, कितनी जल्दी बता दूं? जितना मेरा फास्ट इंटरनेट है। अरे आपको तो स्क्रीन शायद दिख ही नहीं रहा होगा, बहुत ब्लर दिख रहा है ना। क्या हो गया? उसको पूरा सेट करना पड़ेगा लगता है। अभी भी नहीं आ रहा ना। टेक्नोलॉजी का ना इशू यही हो जाता है। एक आई थिंक नाउ दिस इज बेटर, एटलीस्ट शायद पहले से। ठीक है, अरे ऐसी कंपनी मत बताओ यार जो हमने कभी सुनी नहीं है। ठीक है, देखो चलो एक काम करते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं अपने हिसाब से कुछ बता देता हूँ। सब अपने अपने शेयर के नाम ही पूछ रहे हैं जो अपने खुद के पास है। आप वैसे शेयर थोड़ी ना बताओ। ये देखो, मैं आपको बताऊं, चलो देखते हैं। मेरे को आप बताओ कि कंपनी अच्छी है कि खराब है। ठीक है, अब आप बताओ। देखो हमने ऐसी कंपनी देख रहे हैं ना, मतलब ऐसा एक एक सेकंड के अंदर आप मेरे को बता पाओगे कि कंपनी अच्छी है कि खराब है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, कोई एक अच्छी कंपनी बताओ, मतलब ऐसी जिसकी आपने नाम वाम सुना हो यार। अपने अपने शेयर के नाम मत बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्रिटानिया, चलो ठीक है। किसी ने लिखा ब्रिटानिया, देखो ये आपके सामने आ गया। ब्रिटानिया कुठे झाल, कुठे भाऊ ब्रिटानिया? तुम्ही ब्रिटानिया कुठे आहेत? ब्रिटानिया। ठीक है, देखो कंपनी अच्छी खराब है। अब बोलोगे अच्छी खराब का क्या मतलब होता है? अगर चार्ट ऐसा है तो अच्छी है, बस खत्म। अगर देखो ये टेक्निकल है, आप समझो ये टेक्निकल है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे को ना बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई है। ठीक है, अब कब लिस्ट हुई है? अब फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 1999 से इसका चार्ट पड़ा हुआ है यहाँ तक के। ठीक है, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब है?
वो तो आपको गूगल बता देगा। देखो, स्टॉक मार्केट में कंपनी कब से लिस्ट है और कंपनी एग्जिस्टेंस में कब से है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कोई चेक करो जब तक के ब्रिटानिया देख लो, कितने कब बनी थी, कब आई स्टॉक मार्केट में, 1999 में आई। ठीक है, होता क्या है कि जिस दिन कंपनी बनती है उसी दिन स्टॉक मार्केट में नहीं आती। आईपीओ जिस दिन आता है ना, आईपीओ, उसके कई साल पहले कंपनी बनी रहती है। ठीक है, तो हमारे पास जितना चार्ट अवेलेबल है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आप देख सकते हो कि ब्रिटानिया, ये देखो, अब इसमें क्या बता रहा है, अब इसके अंदर क्या होगा पता है, मैं आपको ये देख के बता रहा हूं कि कंपनी 1999 से अब तक ग्रो कर रही है। ठीक है, ये ऐसा, ये यही यही बात हुआ ना, कंपनी ग्रो कर रही है, इसका सेल्स बढ़ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी ने आज तक कोई लोचे लपाटे किए नहीं है, इसलिए कंपनी ऐसी जा रही है, कंपनी बेस्ट है। खत्म। है ना, कोई भी आप कंपनी का नाम बोलो, अपन 2 मिनट बता देंगे कि भाई कंपनी सही है कि खराब है। ठीक है, अब जैसे, अब कितने लोग हैं, जैसे रिलायंस पावर मान लेते हैं, ये देखो, रिलायंस पावर, ये देखो, ये देखो, बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोल लगता है कंपनी सही है खराब है, बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी बताओ, कंपनी अच्छी है खराब है, खुद ही देख लो ना भाई। ये ऐसा नहीं चाहिए अपने को, ऐसा चाहिए। अब इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका रीजन होगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया है, कंपनी की सेल्स कम हो गई है, क्या पता कुछ कंपनी के प्रोमोटर ने लफड़ा किया होगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली पैसा ना आपको बनाना है ना, तो आपको क्या लेना देना है, गिर गया ना काम खत्म, कंपनी अच्छी नहीं है काम खत्म। समझे? तो अगर आपको कंपनी की हिस्ट्री चेक करनी है ना, आपने क्या करना है, उसका सीधा चार्ट ओपन करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, देखो नेक्स्ट, यस बैंक। अब यस बैंक में आप देखो सीन क्या पता है कि क्यों मेरे को टेक्निकल पे फंडामेंटल से ज्यादा भरोसा है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये आपके सामने यस बैंक का चार्ट आया। ठीक है, ये आपके सामने यस बैंक का चार्ट है, ये देखो, ये देखो, ये जो कंपनी खड्डे कर रही है ना, जो कंपनी का चार्ट, वो कंपनी अच्छी नहीं है, उसमें पैसा लगाओगे तो आपको पैसा पैसा कभी नहीं बनने वाला। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि हमको पेनी स्टॉक बताओ, मल्टी बैगर बन जाए। पेनी स्टॉक का मतलब होता है ये जो गिरी हुई कंपनी जिनके शेयर कम होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टॉक मार्केट में जो आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है ना, मैं पेनी स्टॉक लूंगा और वो ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मल्टी बैगर का मतलब होता है मल्टी मल्टी मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। 22 रुपए का मैं यस बैंक ले लूंगा और वो 100 रुपए हो जाएगा। एक बात आप समझो, अगर ये कंपनी 22 रुपए पे है तो उसके पीछे कोई रीजन है। ये चार्ट बना कौन रहा है? ठीक है, ये चार्ट कौन बना रहा है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी हम और आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। ये चार्ट वही लोग बना रहे हैं ना जो फंडामेंटल को फॉलो कर रहे हैं। उनको सब मालूम है कि यहाँ पे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए कंपनी गिरी। ऐसा नहीं होता कि कंपनी में झोल है और कंपनी का चार्ट गिर रहा है, कंपनी में झोल है और कंपनी का चार्ट बढ़ रहा है। तो ये चार्ट बना कौन रहा है? ये चार्ट वो लोग बना रहे हैं जो फंडामेंटल को फॉलो करते हैं, जो स्मार्ट मनी है। हमको क्या करना है, मैंने क्या बोला, अपने को अपनी साइड बदल के उनके साथ होना है। उनके साथ कैसे होगे? अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। अगर इसके अगेंस्ट में जाओगे, अगेंस्ट में मतलब क्या, अब बोलोगे नहीं मैं यस बैंक यहाँ पे खरीद लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीबैगर होगा। अरे भाई, आप समझो, स्टॉक मार्केट में ना पूरा इंसाफ होता है। अगर ये 22 रुपए में, तो कोई वजह है इसलिए 22 में है ना। अगर ये यस बैंक का शेयर आज कुछ 22 में क्यों है, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। अगर ये चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है और जो दूसरा चार्ट है, मान लेते हैं ये दूसरा चार्ट है ये। ठीक है, दूसरा चार्ट है, मान लेते हैं आपका एचडीएफसी बैंक का, ये चार्ट आप देखो, ये देखो, तो इसके पीछे भी कोई वजह है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक में काम करने की गलती मत करना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है मैं पेनी स्टॉक खरीद लूंगा तो स्टॉक कहीं गुना हो जाएगा, बट उसका उल्टा भी पॉसिबल है। 10 रुपए का अगर कोई स्टॉक 100 से गिर के 10 हुआ है ना, वो स्टॉक में पूरी काबिलियत है 10 से गिर के 1 हो जाए। हमको क्या लगता है, 100 से गिर के 10 हो गया ना, और कितना गिरेगा? 100 रुपए से अगर 10 बच गया, मतलब 90% गिर गया ना, तो 10 से 1 भी हो जाएगा और 90% गिर जाएगा। पूरा पूरा मतलब उसमें पूरी काबिलियत है। 100 से 10 हुआ है तो कोई तो रीजन होगा। लोगों को लगता है नहीं 10 का मैं 20 कर लूंगा, तो 10 का 20 होगा कि नहीं मालूम नहीं, बट 10 का 1 जरूर हो जाएगा। तो पेनी स्टॉक में काम नहीं करना। हाँ, अभी जो मार्केट चल रही है इसमें पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे को और अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना फीलिंग हो रहा है। काफी सारे पेनी स्टॉक बहुत चल रहे हैं, बट वही बात है ना, अगर आपने, देखो पैसा आपका कब बनेगा? पैसा तब बनेगा जब आप दाव लगाओगे। आपका मान लेते हैं पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख रुपए है, आप में वो कन्विक्शन कभी आएगा ही नहीं कि एक पेनी स्टॉक में आप 10 लाख में से 1 लाख रुपए लगाओ। मतलब अगर आप 10 में से 1 लाख पेनी स्टॉक पे लगा रहे हो, मतलब भाई आपको मतलब पूरा गैम्बलिंग ही कर रहे हो। एक दो बार अगर चल गया, जिस दिन जीरो हो गया खलास। और अगर आपने 10 लाख में से मान लेते 5 हजार किसी पेनी स्टॉक में लगा दिया, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है चल गए तो गए, तो उससे हो क्या जाएगा?
तो बड़ा अमाउंट तो आप अपने पोर्टफोलियो का वैसे पेनी स्टॉक में लगा नहीं सकते, तो पेनी स्टॉक में तो हमको काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है तो उसके पीछे कोई वजह है, ऐसे नहीं गिरती कोई कंपनी। ठीक है, तो अब मुझे पर्सनली टेक्निकल एनालिसिस इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि जो भी फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं वो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम होती है फंडामेंटल में दो कैटेगरी है। एक फंडामेंटल कौन से हैं? एक फंडामेंटल आप और हम जैसे छोटे लोगों के जो पता है ना वो फंडामेंटल है, और दूसरे फंडामेंटल कौन से हैं? जो ऑपरेटर लोगों के पास है। दोनों फंडामेंटल में फर्क है। कैसे? हमारे पास क्या फंडामेंटल है? हमारे पास ये फंडामेंटल है कि हमको पता कब चलता है? जब कंपनी अपना रिजल्ट डिस्प्ले करती है, तो हम देखते हैं कि ये क्वार्टर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर से अच्छा है बुरा है ना। हमको रिजल्ट का पता चलता है जब कंपनी डिस्प्ले करती है ना। लेकिन जो एक्चुअली बड़े प्लेयर है ना, उनका फंडामेंटल क्या है? उनको रिजल्ट पहले पता है। आज 10 लाख करोड़ की कंपनी रिलायंस, 20 लाख करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसमें से 10 लाख करोड़ अंबानी के पास है। तो उसको तो पहले ही मालूम है ना कंपनी का रिजल्ट कैसे आने वाला है। वो आपको तो आने के बाद पता चलता है। तो हमारे फंडामेंटल एक्चुअली डिफरेंट है। हमको चीजें बहुत लेट पता चलती हैं। ठीक है। यस बैंक आप देखिए, ये देखो, यस बैंक अगर, अरे कहाँ गए यस बैंक? गायब ही हो गए क्या चार्ट में से? अरे रुक जा भाई, हमको एग्जांपल तो देने दे भाई, इसके पहले तो गायब हो जाएगा, रुक जा। हाँ यस बैंक, ये देखो, यस बैंक की ये जो कैंडल आ रही थी ना, ठीक है, ये कैंडल के टाइम पे आप जाके देखना, न्यूज नहीं थी यस बैंक में। ठीक है, यस बैंक में कुछ झोल हुआ था, उसकी न्यूज नहीं थी। यस बैंक में तो यहाँ इसके आसपास की न्यूज आई। लेकिन जो कंपनी के अंदर हैं, जो प्रोमोटर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के बड़े लेवल पे लोग हैं जिनके पास मेजोरिटी स्टेक, उनको तो मालूम है कि भाई झोल है, और कुछ टाइम में ये न्यूज पब्लिक में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑलरेडी अपने शेयर बेचना चालू कर दिए थे। तो अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो झोल है, आपको पता नहीं चलेगा क्या झोल है, क्योंकि आपकी और हमारी वो लेवल की पहुंच ही नहीं है कि हम ये पता कर सके क्या है। लेकिन चार्ट ने ऑलरेडी इंडिकेशन दिया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है हमको यहां पता चला। समझे? तो ये बनाया किसने? ये बनाया ऑपरेटर्स ने। और ऑपरेटर को सब चीजें पहले ही पता होती हैं। इसके लिए अपना ज्यादा फोकस किस पे होता है? टेक्निकल पे। तो अगर आप इसको रीड करने आ गया ना आपको, तो बहुत सारी चीजें एडवांस में पता लगा सकते हो। होता क्या पता है? अगर अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना, अच्छा रिजल्ट, हम इन्वेस्टर बैठे बाहर, अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो हम क्या करते हैं? वेट करते हैं। लेकिन जो कंपनी के जो स्मार्ट लोग हैं, ऑपरेटर्स, उनको तो ऑलरेडी मालूम है ना कि अंबानी को तो मालूम है उसकी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। वो लोग क्या करेंगे? शेयर बाय करना चालू करते हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है हमको पता चलता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, क्या बढ़िया फंडामेंटल है कंपनी के, और जिन्होंने पीछे बाय किया था ना, वो वहां पे आके सेल कर देते हैं। तो गेम समझ रहे हो? इसके लिए मेरा ज्यादा भरोसा है टेक्निकल पे। तो हमको क्या करना है? अगर हमको इन ऑपरेटर्स के साथ, बड़े प्लेयर के साथ रहना ना, अपने उसको रीड करते आना चाहिए। इसको आपने रीड कर लिया मतलब आप उनकी तरफ हो गए। ठीक है, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन फंडा होता है ना, क्या होता है पता है? टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये जो चार्ट फॉलो करते हैं ना, इसका मेन फंडा क्या होता है पता है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसमें क्या होता है पता है? ये जो चार्ट है, अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, इसमें ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, या कुछ चीजें बनती हैं जो सेम होती है हर बार। ठीक है, जैसे एक समझो, जैसे ये ऐसा समझो, ऐसा एक यू बन गया, ऐसा यू बनता रहता है एग्जाम्पल। तो टेक्निकल एनालिसिस का मेन फंडा क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब जो पहले हुआ था ना, आगे चल के भी वही होगा। ये इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये उसकी मेन अजम्पशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल लाइफ में टेक्निकल एनालिसिस होती है क्या? होती है। कहाँ होती है? हर जगह होती है। हर जगह टेक्निकल एनालिसिस में ही काम होता है। मतलब जितने प्रेडिक्शन होते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है? आप जो सुनते हो कि भाई ये प्लेयर कवर ड्राइव अच्छा खेलता है, या लेग का बॉल अच्छा खेलता है, क्या है ये? कैसे पता चला? और उसके हिसाब से बॉलर प्लानिंग होता है ना। अगर पता है कि भाई ये ऑफ की बॉल सही नहीं खेलता, तो बॉलर वैसी बॉलिंग करता है। क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। पास्ट में हमने एनालाइज किया उसने, ठीक है, और देखा कि फ्यूचर में, और कोशिश की वैसा करने की। तो चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि वो सक्सेस हो जाए। अगर कोई बॉलर को नहीं खेलने, किसी बैट्समैन को नहीं खेलने आ रहा यॉर्कर बॉल, तो वो एनालिसिस करेगा, ठीक है, और यॉर्कर डालेगा। अब यॉर्कर डालेगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है, फेलियर होने के चांस कम है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मतलब हर चीज जहां पे पास का डेटा एनालाइज होता है ना, सब टेक्निकल एनालिसिस ही है। ठीक है। आज जो एम्प्लॉय और आपका जो बॉस है, एम्प्लॉय का रिलेशन है, टेक्निकल एनालिसिस ही है ना। ठीक है। जहां पे आप कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, सब टेक्निकल एनालिसिस ही है। आपको पता है कि आपका बॉस कब छुट्टी देगा, कब छुट्टी नहीं देगा, आपको मालूम है। ठीक है। वो मूड के हिसाब से होता है, दिनों के हिसाब, बहुत कुछ होता है। ठीक है। और उसके हिसाब से जब उसका मूड ठीक रहेगा, तब आप जाके कोशिश करोगे छुट्टी लेने की। टेक्निकल एनालिसिस। आपको पता है आपका बच्चा कैसी हरकत करने वाला है,
ठीक है, उसको ये वो रोएगा, आप ये चॉकलेट दोगे, तो टेक्निकल एनालिसिस ही है ना। वाइफ हस्बैंड का रिलेशन में टेक्निकल एनालिसिस है। आपको पता है आपकी वाइफ मूवी देखने के लिए आती है आपके साथ हमेशा, ठीक है, मूवी चलो नहीं देखती है, ठीक है, तो आप फिर भी पूछ रहे हो आएगी क्या, आपको ऑलरेडी मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता है कि भाई नहीं आने वाली। लेकिन एक दिन क्या होगा पता है, आपकी वाइफ का मूड खराब, मतलब अच्छा हो गया खराब हो गया पता नहीं, उसने बोल दिया हाँ चल मैं मूवी आ रही हूँ, क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट। बात समझे टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। पास्ट को देख के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जितना आपने अच्छा एनालिसिस किया उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी प्रेडिक्शन सही हो। आपकी बीवी हर बार मना करती है मूवी देखने के लिए, क्या पता उस दिन मूड हो, बोलेगी नहीं मेरे को मूवी जाना है, तो क्या हो गया, आपने इसी पे दाव लगाया था, ये तो अब कभी नहीं आती, इस बार भी नहीं आएगी, चल मूड खराब है फिर भी मैं पूछ लेता हूँ एक बार, चल मूवी चलेगी, उसने बोली हाँ, लग गया आपके, तो आपको तो जाना नहीं था बट लग गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। तो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, मतलब दुनिया में हर जगह टेक्निकल एनालिसिस ही काम हो रहा है। जहां पे जो भी आप देखते हो ना, जहां पे पास्ट के डेटा को एनालाइज किया जाता है, सेम चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट में। सो पास्ट का डेटा क्या है, ये देखो, ये पास्ट का डेटा, ये पास्ट का डेटा, एंड विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, बट जितना अच्छा आप डेटा एनालाइज करोगे, आप अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दोगे कि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। तो मेरा, जैसे मैंने आपको मुद्दा बताया, मेरा ज्यादा फोकस इस पे होता है, ठीक है, क्योंकि समझिए कितनी भी अच्छी फंडामेंटल सब कुछ है गेम ऑपरेटर का है, ठीक है, और जो एक स्टॉक में ना पैटर्न्स होते हैं। अगर कोई स्टॉक समझ लो ऐसे 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 करते जा रहे हैं ना, और हर स्टॉक के अंदर ना कुछ ऑपरेटर घुसे होते हैं, तो फिक्स सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, उसी स्टॉक में काम करते हैं। तो आपने देखा इससे ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ लो ये ऐसे 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 ही जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, मैंने परसों, मेरे पास ये स्टॉक है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी होल्डिंग शायद अभी ये देखो, अरे फिर गायब हो गया भाई, ये केपीआईटी टेक, ठीक है। और एक सिंपल सा मैं आपको ना यहाँ पे एक इंडिकेटर में, ये देखो, आप खुद देख के मेरे को बोलना, ठीक है, आप खुद देख के मेरे को एक बोल देना कि भाई क्या लगता है, ठीक है। ये स्टॉक है अपने पास, ये है डेली चार्ट, ये आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप आगे चल के आप समझोगे चीजों को, ठीक है। ये देखो, वो क्रॉस किधर गया, ये देखो, ये स्टॉक है देखो, आप खुद देखो इस स्टॉक को, ठीक है, ये देखो, दिख रहा ना क्लियर, ठीक है। ये स्टॉक अपन एक काम करते हैं, ये स्टॉक आप यहां से देखते हैं, ठीक है, ये देखो, ये 100 EMA की लाइन है, ये वाली वैल्यू देख रहे हो कितनी है, ये है आपका करीब करीब 600 रुपया, ये स्टॉक का वैल्यू क्या है आपका 600 रुपया, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक बार 100 के नीचे आया, क्लोज नहीं कर पाया, एक बार 100 के देखो, ठीक है, ये 100 का ईएम है, वो क्या होता है अपन आगे देखेंगे, देखो, ये देखो, ये देखो, परसों गिरा था, बहुत बहुत बेकार गिरा था, लेकिन ये देखो, दैट्स इट। तो करना क्या था, मेरे एग्जिट कब है केपीआईटी में, ठीक है, मेरे पास यहाँ का लिया हुआ है नीचे का, इधर का 600 रुपए का, अभी भी है, कब करूंगा, ये लाइन के नीचे आएगा तो कर लूंगा। आपको क्या समझ आ रहा है, केपीआईटी में जो ऑपरेटर घुसे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं पता है, जब भी स्टॉक 100 EMA पे आता है ना, बाय कर लेते हैं, देख लो, जब भी स्टॉक 100 EMA पे आता है, देखो, ये देखो, ये देखो, ये इसके नीचे देखो, ये देखो, ये देखो, आपको शायद स्क्रीन तक क्लियर दिख नहीं रही होगी, बट ये देखो क्या है, ये है वॉल्यूम्स। जब भी स्टॉक 100 EMA पे आता है ना, केपीआईटी वहीं से घूम जाता है, खत्म। करना क्या है, जिस दिन केपीआईटी, आज केपीआईटी के वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 80 का पी है, ठीक है, वो फंडामेंटल पे अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जब भी लाइन पे आता है ना, वहां पे बाइंग आ जाती है। तो मेरा एग्जिट कब है केपीआईटी में, इसके नीचे आ जाए। अब इसके नीचे कब आएगा, 600 का स्टॉक ऑलरेडी 1500-1600 तो हो चुका है, ठीक है, अब उसके नीचे कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, हो सकता है कि कल ही आ जाए, परसों ही आ जाए, हो सकता है 2000 के बाद आए, हो सकता है 3000 के बाद आए। 300 रुपए का आइशर मोटर 30,000 रुपए हो गया। तो अगर कुछ करके ट्रेल किया होता, स्टॉप लॉस कुछ फॉलो किया होता, 300 में लोग कितने में निकले होंगे, 600 में, 900 में, 1000 में, 1200 में, 1500 में, 2000 में, 3000 में।
30,000 हो गया, 300 का आइसर मोटर, क्या पता ये भी हो जाए 30,000। होगा नहीं होगा पता नहीं। तो एक बात पक्की है, लेकिन अगर मान लेते हैं कल को मार्केट में करेक्शन आती है, और ये देखो ये लेवल 1400 के आसपास है मान लेते हैं, और ये स्टॉक अगर गिर के यहाँ से नीचे जाता है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूंगा। ठीक है। अब स्टॉक कितने पे चल रहा है? 1600 पे। मैं एग्जिट कितने पे लूंगा? 1400 पे। ठीक है, कितना होता है? 10-15% नीचे, 15% नीचे, है ना? 15%, 16% नीचे। तो भाई आप एक समझ लो, पूरा नाप नहीं खा सकते। ऊपर का 10-15-20% और नीचे का 10-15-20% छोड़ने को तैयार रहना पड़ेगा। आप एकदम टॉप पे नहीं बेच पाओगे, जब टॉप से 10-15% गिरेगा तभी पता चलेगा। और एकदम बॉटम पे नहीं ले पाओगे, बॉटम से 10-15% चलेगा तब पता चलेगा। खैर, अपना डिस्कशन का टॉपिक नहीं था, टॉपिक अपना ये है, इस पर तो अपन बहुत पूरा बहुत टाइम बात करेंगे। टॉपिक ये है, मेरा ज्यादा भरोसा है टेक्निकल पे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो चार्ट जो बना रहा है, जो स्मार्ट मनी बना रहा है, जो ऑपरेटर बना रहा है, वो बहुत समझदार है, वो फंडामेंटल को ऑलरेडी देखता है। उसी की वजह से अगर आप देखोगे ना, तो आप खुद ही लॉजिक लगाओ। ठीक है, ये देखो। अब आप खुद लॉजिक लगाओ और इसको मेरे को जस्टिफाई करो। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है अब इंट्राडे। ठीक है, अब इंट्राडे मतलब जो रोज काम करता है। अब रोज काम करने को टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ट में क्या हो रहा है, पैसा तो वहां से बनेगा। सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो स्टॉक के लिए क्या न्यूज है। जैसे अगर किसी को इंट्राडे में मान लेते पेटीएम को शॉर्ट करना था, पेटीएम पे काम करना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी ना क्या न्यूज चल रही है पेटीएम की, वो ज्यादा जरूरी है। और फंडामेंटल का कोई लेना देना ही नहीं है इंट्राडे में। आपको इंट्राडे इनफैक्ट स्विंग ट्रेडिंग, मतलब अगर आपको महीने भर तक के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, तो आपको क्या लेना देना है? वो देखो, पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। फिर वो यस बैंक से बने कि एचडीएफसी से बैंक से बने, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आपको छोटे टाइम तक के काम करना है ना, तो आपको टेक्निकल एंड सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ पे चलोगे, अगर आपको पोजिशनल काम करना है, पोजिशनल मतलब अगर महीने से आपको कुछ महीनों तक अगर चीजों को होल्ड करना है, तब तो फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ महीने तो अगर आपको होल्ड करना है, मतलब 40-50% का आपको अगर रिटर्न चाहिए, तो फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और वो टाइम पे सेंटीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट का मतलब है न्यूज फ्लोज भी। जैसे आजकल सरकारी कंपनियां जो है ना, पीएसयू, ये बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रही हैं। ठीक है। तो आपको कैसा, जब पोजिशनल पे आप टारगेट करते हो कि 6 महीने के लिए रखना है, तो आपको फंडामेंटल तो देखना ही है कि कंपनी ठीक है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। न्यूज फ्लोज भी इंपॉर्टेंट है, क्या वो सेक्टर में कुछ न्यूज आ रही है क्या? जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन आ रहा है तो क्या बेटर है? इलेक्शन में जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजर्स कंपनियां, है ना, गवर्नमेंट कंपनियां, ये ज्यादा भागती है। ठीक है। अब मोटा मोटा थीम आपको पता है कि यार अभी इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं, अब इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। अब इंटरेस्ट रेट जैसे गिरेगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, है ना? अब जैसे लोन सस्ते हो जाएंगे, फायदा किसको होता है? फायदा होता है आपका इसको, घर वाली रियल एस्टेट की कंपनियां, लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, है ना? फिर ऑटो वाली कंपनियां, लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेंगे। तो अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो ना, तो सेंटीमेंट, न्यूज फ्लोज भी पता होना चाहिए, फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, बट प्रायोरिटी शुड बी टेक्निकल। ठीक है। अब लास्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी मेरी प्रायोरिटी टेक्निकल है, भले ही आप कुछ सालों तक होल्ड करो, बट फिर भी टेक्निकल। उसके बाद फंडामेंटल, और लास्ट में जो सेंटीमेंट्स है ना, वो तो काम, वो ठीक है, मतलब आपको सालों तक चीज अगर कोई लेनी है, तो आपको इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि न्यूज क्या आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, ये देखो। ठीक है, आज 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 सबका जो मतलब एक आम आदमी को जो बिजनेस समझ आता है, ठीक है, मेरे घर पे भी ना यही बोलते हैं कि तेरे पास डीमार्ट का शेयर तो होगा ही ना, पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, डीमार्ट तो लिया ही होगा ना तूने, क्यों लू डीमार्ट लिया? ये देखो, ये देखो, ये है डीमार्ट आपके सामने, पूरी मार्केट किधर, ये देखो, ये देखो, है? पूरी मार्केट किधर के किधर पहुंच गई, और आपका ये डीमार्ट का शेयर हिलने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब डीमार्ट के फंडामेंटल थोड़ी ना खराब है, एकदम कंपनी ने प्रॉफिट बना रही है, देखो कहां से कहां पहुंच गई कंपनी है। ठीक है। तो अगर आपने मान लेते इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया भी होता, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया होता, तो ऐसे में तो आपको, इसमें भी टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल से, फंडामेंटल भले अच्छे है, बट पैसा तो तभी बनेगा ना जब वो चार्ट में मूवमेंट आएगी, इसलिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल भी, अभी इसमें सीन क्या होता है पता है? देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो चार्ट है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर मैनिपुलेशन भी करते हैं। ठीक है। अब मैनिपुलेशन किस में होगा? मैनिपुलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो किस में होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके सामने एक है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें से अंबानी के पास है 50%, एफआईज और डीआईएस के पास मिला के है करीब 40%, 90% तो इधर हो गया, पब्लिक के पास 10% है। जो मैन्युपुलेशन होता है ना, वो इधर होता है, इधर। क्योंकि ये लोग जनरली ना अपनी चीजें नहीं बेचते, वो थोड़ा सा खिला के मैनिपुलेशन कर देंगे। ठीक है, मेन यहाँ पे चीजें होती है पब्लिक, या फिर इधर भी आप मान लो
ठीक है, लेकिन आप समझो मोटा मोटा ये 10% मतलब कितना होता है, 2 लाख करोड़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को हिलाने के लिए 2 लाख करोड़ ऊपर नीचे करोगे तब रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो। सीन क्या पता है स्टॉक मार्केट में, एक बात आप समझो, सीन ऐसा है ना, रिलायंस का फ्री फ्लोट कितना है, फ्री फ्लोट मतलब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो कितना है, 10%। क्योंकि ये ट्रेड नहीं होता, ये लोग अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। अंबानी अपना स्टॉक नहीं बेचता है, देखो ये देखो 5.3 ना, ये देखो 50.3 ना, ये देखो 50.58, ऑलमोस्ट सेम है। ये लोग नहीं बेचते जनरली, ये लोग ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते, और करें भी ना तो कैसा करते हैं, एक आध दो दिन में स्टोरी निपटा देते हैं अपनी। ठीक है, तो ये चीज है। जब अगर आपको मैनिपुलेशन करना है तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये जो 2 लाख करोड़ है ना, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ 20 लाख करोड़। दैट इज द गेम। नहीं समझा, बताता हूं, रुको क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको अच्छे से कब समझेगा मालूम, जब हम बात करेंगे अडानी की। छोड़ो ये फंडामेंटल पे अपन जा रहे हो, अपना टॉपिक लंबा हो जाएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट सिंपल सा है, जो छोटा सा पार्ट आपका स्टॉक मार्केट में ना वो डिसाइड करेगा पूरे स्टॉक की वैल्यू। तो अगर ये स्टॉक, ये देखो आज रिलायंस के स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2800 रुपए करीब। ठीक है, अब अगर यहां से समझो 1% कल को रिलायंस बढ़ जाता है, वो 1% क्यों बढ़ेगा रिलायंस, रिलायंस 1% इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे चेंजेस होगी, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि हर 3 महीने बाद अपडेट होती है साइट। बट यहाँ पे चेंजेस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% बदलेगा। अब उसमें अंबानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी नेटवर्क फिर भी 1% ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जो फ्री फ्लोट, जो मार्केट में जो शेयर है ना, वो पूरी वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को हिलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास जो फ्री फ्लोट, इसकी भी जो मार्केट कैप है बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये देखो किधर गया भाई, अपन एक काम करते हैं, देखो अपने पास एक स्टॉक है पीपीएल, मेरे पास अभी भी होल्ड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो पीपीएल कितने कितने करोड़ की कंपनी है, पीपीएल, पीपीएल ये ना, पिरामल नहीं भाई, पीपीएल प्रकाश पाइप्स, पिरामल प्रकाश पाइप्स, ये देखो ये कितने करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है। रिलायंस कितनी कंपनी है, 20 लाख करोड़ की है, ये कितनी 1000 करोड़ की। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इन्वेस्टर, ये देखो 55% किसके पास है, पब्लिक के पास, जो वैल्यू घुमाता है। अब 55% कितना होता है, 1000 करोड़ का 55 कितना है, 500 करोड़। 500 करोड़ इधर उधर हो गए ना तो ये वैल्यू, ये शेयर को सर्किट लग जाएगा, ऊपर नीचे जो भी है। आप उसमें भी अंदर जाके देखोगे तो और कम है, पर ठीक है। तो आप समझो ऐसे शेयर में मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है। जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें मैनिपुलेशन आसान होती है, जो बड़ी कंपनियां उसमें मैनिपुलेशन आसान नहीं होती। तो अगर आपको बड़ी कंपनी में ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी 50 की कंपनी में ट्रेड करना है, निफ्टी 100 की, टेक्निकल अकेला भी आप कर लो तो काफी है। क्यों, क्योंकि वो केस में क्या होता है, जो चार्ट आपको बता रहा है ना वो ट्रू पिक्चर बता रहा है। बट अगर आप छोटी कंपनी में ट्रेड करना चाह रहे हो ना, तो हो सकता है अभी स्टॉक को अगर मॉडिफाई करना है या मैनिपुलेट करना है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू के शेयर भी अगर ट्रेड हो गए ना तो ये स्टॉक मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में फंडामेंटल भी जरूरी है। तो अगर आप स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं तो फंडामेंटल बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी कंपनी है कोई मसला नहीं, उनको मैनिपुलेशन करना डिफिकल्ट है तो टेक्निकल एनालिसिस काफी है क्योंकि चार्ट में सब कुछ दिख रहा है। समझे बात को, पॉइंट क्लियर है। तो और अल्टीमेटली देखो, गेम ऐसा है, ठीक है, आपको तो पैसा बनाना है, मैनिपुलेशन है तो है, फिर भी अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए ना आपका काम तो हो गया ना। मैनिपुलेशन तो अच्छी बात है ना, पैसा बन रहा है ना, बनना इंपॉर्टेंट है ना। अडानी का गेम क्या है भाई, ये देखो, अडानी का पूरा गेम क्या है, ये देखो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये है अडानी। ठीक है, ये देखो अडानी का गेम, जब स्कैम निकला था ना उसके पहले देखो अडानी में क्या सीन है, देख रहे हो अडानी का सीन। अभी का मत देखो आप, पहले का देखो, ये देखो, ये है अडानी। क्यों शेयर अडानी के जो चल रहे थे ना, जो सर्किट पे सर्किट सर्किट, ये देखो 75% अडानी के पास है, गोरो के पास कितना है, 18%, डीआईएस के पास कितना है, 6%। ठीक है, और पब्लिक के पास कितना है, 1.5%। ये तो फिक्स है, ये तो बिकता नहीं है, सिर्फ ये बिकता है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया स्टॉक बन गया। ये गेम है अडानी का। अब प्रॉब्लम आप समझो, जब अडानी का शेयर गिरता है ना तो तकलीफ किसको है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, अब ये अडानी के शेयर की पूरी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये देखो अडानी की पूरी शेयर कितने, एक कंपनी कितनी है, 1 लाख करोड़ की। ठीक है, अब 1 लाख करोड़ में से अगर आप देखो, ठीक है, मैं यहाँ का बता रहा हूँ, पहले का अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आगे का भी देखेंगे। बट अगर 1 लाख करोड़ में से आप समझो, ये देखो
1 लाख करोड़ में से सिर्फ 2,000 करोड़ पब्लिक के पास है और 58,000 करोड़ अडानी के पास है। इल्जाम क्या लगा था? इल्जाम यही लगा था ना कि ये जो बाकी सब भी तो अडानी की कंपनी है, ये जो बाहर वाले जो गोरे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो अडानी ही है। मतलब अडानी अपने पैसे बाहर बेचता है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब अडानी के पास टोटल कितना है? एक तो एक कंपनी का एग्जांपल, ऐसे तो कितने अडानी कंपनी है, उसके पास है 98,000 करोड़, सिर्फ 2,000 करोड़ पब्लिक के पास है। अब वो 2,000 करोड़ में से भी उसके उसके आदमी रहेंगे। अब मैनिपुलेशन करना कितना आसान है। ये जो 2,000 करोड़ है ना, दैट इज द डिसाइडिंग दैट इज डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द रिमेनिंग 98,000 करोड़। सो दैट इज द गेम। इसमें मैनिपुलेशन करो और पूरी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करे ना, होती है ना। जनरली जो ऐसा इंटेंशन लोगों का होता नहीं है, बट जो चोर लोग होते हैं उनका इंटेंशन होता है। क्या इंटेंशन होता है? इंटेंशन ये होता है, थोड़ा सा सब अपन खींच के रखेंगे, थोड़ा सा मार्केट में रखेंगे, उसको चलाएंगे। ठीक है, उसको चलाएंगे, पूरी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज कंपनी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख करोड़। यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2%। अगर इस 2% मतलब कितना? 2,000 करोड़। अगर अदानी 2,000 करोड़ और जेब से डालता है तो ये कितना हो जाता है? 4%। बराबर। 1 लाख करोड़ का सीधा 2 लाख करोड़, 2,000 रुपए में, 2,000 करोड़ में सीधा 1 लाख करोड़ की कंपनी 2 लाख करोड़ की बना देगा वो। और ये बना रहा था इतने टाइम से। अब क्या हुआ? ये देखो, अब क्या हुआ? अब अडानी का परसेंटेज कम हो गया और पब्लिक का बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि अडानी ने अपने कुछ शेयर्स बेचे। क्यों बेचे? वो कर्जा कम करने के लिए। अब धीरे धीरे अडानी लाइन पे आ रहा है। तो खैर, अगर आपको गेम समझ में आ गई कि मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है, और फिर भी अगर आप टेक्निकल के हिसाब से पैसा बना रहे हो तो ठीक है, अब देखो बढ़िया ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा पॉइंट ये है ना कि मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये सब जो झोल झपाटे है ना, ये भाई ये स्टॉक मार्केट में चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब वही बात है, आप जितना अच्छे से गेम को समझोगे। अब बताओ, टिप्स चाहिए लोगों को, गेम समझो क्या हो रही है यहाँ पे। एक बार आप गेम पकड़ लिया ना आपने, तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। एक दो स्टॉक लोगे, टिप्स लोगे, तो क्या हो जाएगा लाइफ में। अब वो तो बात आ रही है कि अडानी के शेयर कंप्लाइंट नहीं थे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ बना नहीं पाया। फिर भी डबल तो अपन ने भी कर लिया अडानी ग्रीन में, एक ही कंप्लाइंट था। उसके बाद मुफ्ती साहब ने बोला नहीं यार, मत करो अडानी में काम, क्योंकि भले ही वो स्टॉक कंप्लाइंट है, लेकिन फिर भी आपको पता है ना बिजनेस में झोल है, तो मत करो, तो मैंने बेच दिया। फिर भी डबल तो बन ही गया था। वरना ऐसे अच्छी कंपनी पकड़ में आ गई ना तो भाई लेट सेट हो जाती है लाइफ। खैर, अपन बात क्या कर रहे थे? बात अपन ये कर रहे थे कि भाई जो लोग ये सोचते हैं कि अपने को लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने को फंडामेंटल पे फोकस करना है, नहीं करना है, टेक्निकल करना है। फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो चार्ट है उसमें सब कुछ रहता है। तो आई होप दिस इज क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल, एंड वी विल गिव वेटेज टू टेक्निकल, बट फंडामेंटल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, अगर ऑपरेटर है, मान लेते हैं किसी कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी को चला रहे हैं और उसके अगर फंडामेंटल खराब है, ठीक है, तो कब तक चलाएंगे? अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ग्रो नहीं कर रही है कंपनी, नई दुकानें नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है, तो जो कंपनी के अंदर जो ऑपरेटर घुसे ना, चला चला के कितना चलाएंगे? एक दिन जब गिरेगी कंपनी, ऐसी गिरेगी ना, सब खत्म हो जाएगा। और अगर कोई कंपनी जैसे डीमार्ट है, ठीक है, फंडामेंटल्स बढ़िया है बट नहीं चल रहा है, और ठीक है एक दिन चलेगा, तो फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट द प्रायोरिटी शुड बी टेक्निकल, बिकॉज पैसा टेक्निकल से बनेगा। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी का 2-4 साल रुक गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2007 से 2017 तक एक ही रेंज भी थी, कल बताया था। उस टाइम पे उसके फंडामेंटल तो अच्छे थे, बट ऐसे फंडामेंटल का क्या करना जिससे पैसा ना बने। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, फंडामेंटल अपनी जगह सही है, बट टेक्निकल शुड बी आवर प्रायोरिटी। एंड ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट मल्टीबैगर स्टॉक्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे निकालते हैं, देन द कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट, डेडली कॉम्बिनेशन। ऐसी कंपनियां ढूंढो जिसमें जो ग्रो भी कर रही है फंडामेंटल के हिसाब से, जिसके चार्ट भी बढ़िया है, उसमें पैसा बनाओगे तो सुकून से पैसा बनेगा, सेटिस्फेक्शन अलग मिलेगा, कॉन्फिडेंस अलग आएगा। तुक्के में कुछ पैसा बना लिया, कोई ऐसी कंपनी जो जमीन में खड्डे कर रही है, यस बैंक जैसी, वोडाफोन आइडिया जैसी, उसमें जबरदस्ती घुस गए, पैसा बन भी गया, तो ठीक है ना, एक दो बार बना लो, जिस दिन मार्केट पेलेगी उस दिन पूरे पेल देगी। तो हम तो भाई सिंपल है, हमारे गणित वणित लगाएंगे बराबर से, और हम अच्छी कंपनी में आइडेंटिफाई करके कोशिश करेंगे, भले ही कम बने, भले ही ज्यादा बने, ठीक है, बट हम तो भाई अच्छे से काम करना चाहते हैं। एनी डाउट विद दिस? इफ यू हैव एनी डाउट, एल्स विल मूव ऑन, दो दिस टॉपिक इज ओवर, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। कुछ क्वेरी है तो पूछो। आज की क्लास बहुत जबरदस्त है, इसकी रिकॉर्डिंग सुनना मस्त है। अरे भाई अब तो बार ना नेक्स्ट लेवल पे सेट होगा धीरे धीरे, अभी तो कहाँ चालू ही कहाँ किया अपन ने टॉपिक, अभी तो ओवरव्यू पे चल रहा है। आज तो जो मैंने बोलना था
टॉपिक तो आज भी कुछ और है अपना, रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक तो आज भी कुछ और है। वो तो भावनाओं में बहने लग जाता हूँ मैं, वो अलग बात है। वरना बार तो अभी सेट हुआ नहीं अपना, अभी तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपन। बोलो भाई, कमेंट बॉक्स में कैन शो योर रिएक्शंस। कुछ समझ में आ गई बात? अरे सिस्टम फाड़ देंगे, अरे भाई सबर सबर सबर। कमेंट बॉक्स। आगे नहीं जाऊंगा ना मैं, आगे जाऊंगा ही नहीं ना मैं। ऐसे करो, उसके बाद ही आगे जाएंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि एक दो सीए बैठे हैं। एक एक सीए है, एक सीएस है, एक एमबीए फाइनेंस है। उनकी पूरी जिंदगी पढ़ गई फंडामेंटल पढ़ने पढ़ने में। अब पता नहीं वो मेरी बातें कैसे एग्री करेंगे। बट वही बात है भाई, पैसा बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तो खैर मतलब मैं फंडामेंटल सिखाऊंगा तो मेरे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर वो जानते हैं, पूरी जिंदगी उनकी गई। बट अपन तो वो फंडामेंटल देखेंगे या बताऊंगा मैं आपको जो आपके काम का है पैसे बनाने के लिए। कोर्स थोड़ी ना कराऊंगा। उसके लिए तो भाई फिर कहीं कर लो कहीं से एमबीए, अपने को भी नहीं आता उतना तो। चलो, लेट्स मूव ऑन। वहाँ एक कमेंट भी आ रहा है, सर इन ऑफिस लिसनिंग टू ऑडियो ओनली, वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं यार, इतनी नई अच्छी टी शर्ट पहन के आया हूँ मैं। मतलब सिर्फ लेक्चर के लिए तैयार होता हूँ मैं सुबह से शाम तक, बाकी तो क्या फायदा इसी टी शर्ट नहीं देखे तुमने तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। टाइम काफी हो गया वैसे। ठीक है। सी, अभी सीन ऐसा है ना कि द रिस्क मैनेजमेंट इज द की। बिकॉज जैसे मैंने आप यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि साइकोलॉजी इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड वी विल डिस्कस, वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस। ठीक है। और जो ग्रुप में मैं आपको 2-3 महीने में जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो आपका इसमें आएगा। ठीक है। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, दिस पार्ट इज 33% इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम समझ लो आप क्या है। प्रॉब्लम ना ये है आपके सामने, ये देखो। सी दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, पीपल आर लुकिंग फॉर सर्टेनिटी इन अनसर्टेन मार्केट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। पीपल आर लुकिंग फॉर सर्टेनिटी इन अनसर्टेन मार्केट। आप देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग ना प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सर्टेनिटी पे नहीं कर रहे हैं। विथ एनालिसिस विथ एक्सपीरियंस आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज, बट यू कैन नॉट अचीव 100% प्रोबेबिलिटी, कभी भी नहीं होगा। है ना? अपन अगर 61% तक भी पहुंच गए ना, 55 60 60% भी देखो, 50% तो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाती है कि अगर आप एक कॉइन भी टॉस करोगे तो ऐसा है कि भाई चल 50% टाइम तू राइट है, 50% तुम रॉन्ग है। अगर विथ विथ प्रैक्टिस विथ रूल्स विथ एक्सपीरियंस, अगर आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को 60% भी कर दिया ना, द गेम इज ओवर। 60% कर लिया ना तो भाई तुम्हारा गेम ही डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो सर्टेनिटी नहीं है भाई। ठीक है। you should have a probabilistic mindset, not certain mindset, because outcome of the trade is uncertain। ठीक है। और कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे अगर टॉस कॉइन करोगे तो 50% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 50% द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। बट ये सैंपल हजारों लाखों के डेटा पे है। मालूम पड़ा आपने टॉस किया, तीनों बार किया, तीनों बार हेड आया, तीनों बार टेल बोल दिया, आप जीरो हो गए। आपने टॉस किया, आपने हेड बोला, 3 बार आपने हेड बोला और तीनों बार टेल आ गया, आप तो ओवर हो गया ना आपका गेम। आइडियली क्या होगा? 50% प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप 10 टाइम टॉस कर रहे हो तो 5 टाइम हेड आना चाहिए, 5 टाइम टेल आना चाहिए। बट होता नहीं है। 10 बार आप टॉस करो, 10 बार हेड आ गया, यू आर गॉन, यू आर जीरो। सो कोई फिक्स पैटर्न में नहीं होता। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है ना कि रिस्क, पहले तो आप समझो कितने टाइप के रिस्क होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वॉलिटिलिटी का रिस्क है, कैपिटल जाने का रिस्क नहीं है। कैपिटल जाने का रिस्क कब है? जो ये जो आप जो मैं चीजें सिखा रहा हूं ना, उसके बाद अगर आप कोई ट्रेड लोगे तो उसमें कैपिटल जाने का रिस्क आपका जीरो है। जीरो बोल रहा हूँ, जीरो। क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी कंपनियों पे लगाओगे दाव जो सच में, जिनकी जो अच्छी कंपनियां है, जिनके बिजनेस सही है, जो ग्रो वगैरह कर रही है, और कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, तो उसके बाद ना कैपिटल जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है। देखो कितना भी कर लो, हो सकता है कोई कंपनी फिर भी बंद हो जाए। ठीक है। तो ठीक है ना, मतलब देखो, रिस्क जो है ना, रिस्क रिस्क को ना आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। यू कैन मैनेज रिस्क, रिस्क कांट बी अवॉइडेड, यू कैन मैनेज रिस्क। एंड
रिस्क ना एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो हमेशा ना इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, रिस्क तो भाई इसी में भी ना कि आप बाइक लेके जाओ और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड आपको देखना है कि भाई एंड प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके सक्सेस होने की। बाइक चलाने में रिस्क तो है, एक्सीडेंट हो गया तो, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.000, पता नहीं, शायद जिंदगी में एक आध बार एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो अपन रिस्क को सिर्फ रिस्क नहीं देखते भाई, रिस्क को इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड देखना पड़ता है। एंड आपको ये देखना है कि भाई रिस्क नोन है कि अननोन है। ठीक है, आप अगर कोई रिस्क जानबूझ के ले रहे हो ना तो वो नोन रिस्क है, ऐसा रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि वो रिस्क जब आप ले रहे हो तो सामने आप कुछ रिवॉर्ड देख रहे हो। क्या बोल रहा हूं? ऐसा रिस्क आपकी जिंदगी में आया जो अननोन है, तो ऐसे रिस्क को रिस्क भाई प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो रिस्क तो आप लेना पड़ेगा और नोन लेना पड़ेगा, और जब आप नोन रिस्क ले रहे हो तो आप ये देख के ले रहे हो कि भाई सामने क्या रिवॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसे रिस्क को आपको लेना चाहिए। तो रिस्क स्टॉक मार्केट में सिंपल बात है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट कैन बी मैनेज एंड इट कैन बी मैनेज बाय डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, देखो ट्रेडिंग का मेन पर्पस क्या है आपका? ट्रेडिंग का मेन पर्पस है ना आपका कैपिटल बचाना है। दिस शुड बी योर गोल, दिस शुड बी योर गोल। देखो ट्रेडिंग में सक्सेस क्यों नहीं पाते? सिंपल है ना, डे वन पे जब आप इंजीनियरिंग करने हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने आप गए हो, तो आपने कभी दिमाग में ये डाला था मैं कम इतनी टाइप इतनी नौकरी करूंगा, 25,000 की, 50,000 की, 1 लाख की? नहीं। आपको पता है 4 साल पढ़ूंगा उसके बाद मैं सोचूंगा कमाने की। आप जब भी मेडिकल में गए तो आपने सोचा कि भाई पूरा कोर्स करूंगा उसके बाद मैं अपनी क्लिनिक डालूंगा, और यहाँ आप कितने लोग बैठ के सोच रहे हैं कल ही ट्रेड लूंगा और कल ही कमाऊंगा। बस हो गया ना गेम, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। दिक्कत तो वही है ना। दुनिया के कोई भी प्रोफेशन में हम जाते हैं तो डे वन पे हम कभी कमाने की सोचते ही नहीं। खाली स्टॉक मार्केट में हमको लगता है हम डे वन से कमाएंगे पैसा। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 साल बाद सेट करो अपना गोल कि यू विल बी फ्री, यू विल अर्न, यू विल दिस, यू विल दैट। सेट आफ्टर 2 years। तो फॉर द फर्स्ट 2 year दिस शुड बी गोल। मैं मार्केट में टिका रहूंगा एंड मेरा कैपिटल जाना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट, स्टोरी ओवर। दिस इज कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट, स्टोरी ओवर। समझे? कैपिटल आपका बचा रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये क्यों कैपिटल बचा रहे, ये देखो ये सीन है। ये सीन है क्योंकि अगर गलती से आगे 5% आपने कैपिटल उड़ा दिया ना, तो सिर्फ 5% नहीं लगता रिकवर करने के लिए, 5.3% लगता है रिकवर करने के लिए। ये दिक्कत है। अगर आपने 10% उड़ा दिया ना तो 11% लगेगा आपको कैपिटल रिकवर करने के लिए। अगर आपने 50% उड़ा दिया ना तो आपको 100% लगेगा रिकवर करने के लिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां से समझाता हूं मैं। मान लेते हैं कि अगर आपके 100 रुपए हैं और आपने 50% कैपिटल उड़ा दिया, तो 100 रुपए का कितना हो गया? 50। अब 50 से अगर आपको वापस 100 जाना है तो सिर्फ 50% नहीं चाहिए, 100% गेन चाहिए। समझे क्या बोला? आई होप दिस इज क्लियर। बट सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो बता देता हूँ। देखो 100 का अगर आपने 50 कर दिया तो हाउ मेनी परसेंटेज यू लॉस्ट? यू लॉस्ट 50%। बराबर। बट अगर अगर आपको 50 से वापस 100 करना है तो आपको चाहिए डबल, मतलब 100%। सो 50% रिकवर करने के लिए आपको 100% बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट इजी। मेकिंग 100% इज नॉट इजी इन दिस मार्केट। बिकॉज आप समझो, आपको लगता है 100% बनाना आसान है। क्यों? क्यों आसान है? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का। अगर आप डबल के सोच रहे हो तो समझो आपका लाख का कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, उसी सेम टाइम पे किसी के 10 लाख लगे होंगे, उसके कितने होंगे? 20 लाख। उसी सेम टाइम पे किसी के 1 करोड़ लगे होंगे, उसके 2 करोड़। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। इज इट दैट सिंपल टू मेक डबल? 22,000 की निफ्टी 24,000, 22 दूनी 44,000। सो इट्स नॉट दैट इजी। तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन दैट शुड बी योर गोल। सी, बिकॉज कभी गलती से अगर आपने 80% निकाल दिया ना तो 400% लगेंगे पोर्टफोलियो रिकवर करने। मतलब इन शॉर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जिसको इतनी अक्कल है कि भाई मतलब जिसने 80% गंवा दिया उसकी अक्कल तो आप समझ ही सकते हो ना, क्या 400% निकालेगा वो मार्केट से? मेरे को लगता है यहां तक तो फिर भी समझ आती है बात है। इसके नीचे अगर कोई जात मतलब हो गया, अरे अक्कल होती तो यही रुक जाता ना। है ना? मतलब मैं उन बिगिनर्स को नहीं बोल रहा जो अभी अभी मार्केट में आए, अभी तो आपके सामने पूरी जिंदगी बाकी है। एक ओवरऑल बात में बता देखो, सीन क्या है। आते हैं लोग, टिप विप लेते हैं, ऊपर नीचे की सुनते हैं। ठीक है, और मार्केट को बुरा भला बोलते हैं और इस मार्केट से निकल जाते हैं, खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो 90% ऑफ द ट्रेडर लूज 90% ऑफ द मनी इन फॉर 90 ट्रेडिंग सेशन, यही है ना स्टोरी। है ना? 90% ट्रेडर 90% मनी पहले 90 ट्रेडिंग सेशन में निकलेंगे, बाद में तो इट्स अ कैपिटल मार्केट, नो कैपिटल नो मार्केट, स्टोरी ओवर, खलास, खत्म, गेम ओवर। बाद में क्या करेंगे? अरे बेटा वो तो जुआ है, वो तो सट्टा है, क्या क्या कर रहा है मार्केट में? वो पता ही नहीं ना, सीखना भी होता है। वो पता ही नहीं ना मार्केट कैसे चलती है। तो भाई ये स्लाइड आप दिमाग में रखो। आपका टारगेट ये होना ही नहीं चाहिए कि मैंने पैसा बनाना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इफ आई आई कैन सेव माई कैपिटल, पिच पे मैं टिका रहूंगा,
हरी पिच है, 1 घंटे का टाइम है, टिका रहूंगा, रन तो बन जाएंगे जब बनने बनेंगे। पहले ही आपने मारने की कोशिश की, उसमें अगर आपकी विकेट गिर गई, द स्टोरी इज ओवर, गॉन, गॉन गॉन विद द विंड। सो कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी योर टारगेट फॉर द फर्स्ट इनिशियल पीरियड व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। उसके बाद पिच पे आप सेट हो जाओगे, बैटिंग दनादन होगी, लूज बॉल आएगी, बॉलर थकेगा, आप उसको दनादन मारोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट है, अब सिंपल सा बात है, ठीक है। कितना हो रहा है, 10:16 हो रहे हैं, एंड स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग वी नीड टू कवर। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल बात है। तो जो रिस्क है ना, ये आप मैनेज कर सकते हो, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, और इसको आप अचीव कैसे करोगे, डाइवर्सिफिकेशन से। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक दो स्टॉक नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर दो स्टॉक आपने ले लिए, एक आपने लिया बहुत बढ़िया रिलायंस इंडस्ट्रीज, 10 साल तक नहीं चला, क्या हो जाएगा आपका। मेरे विप्रो का जो मैंने इंस्टाग्राम पे शॉट डाला था, उस पर एक ने कमेंट किया, बोल क्या बोलते हैं, मैंने विप्रो में सन 2000 में जो विप्रो की प्राइस थी ना, सन 2023 में सेम प्राइस पे विप्रो, सन 2000 में जो विप्रो में प्राइस थी शेयर की, आज सन 2023 में भी सेम प्राइस पे विप्रो। तो कोई बोलता है सर उसने ना ये दिया, क्या बोलते हैं, डिविडेंड दिया, स्प्लिट दिया, बोनस दिया, ये वो दिया, वो सब बला 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 करके ना, विप्रो के शेयर में सिर्फ 6% का रिटर्न है पिछले 23 साल में। ठीक है, तो बोलता है भाई, ये देखो, तो बोलता है ये पहले तो दिया, पहले तो दिया था ना 2000 के पहले रिटर्न, और अभी भी तो देगा। अरे भाई, बोलना आसान है, क्या आप इस 23 साल के पीरियड में टिक सकते हो क्या, नहीं हो पाता भाई। तो मान लेते हैं आपने दो एक दो स्टॉक ऐसे लिए जो सब कुछ आपके हिसाब से बेहतर है, बट अगर वो स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई, या गलती से उसमें कोई यस बैंक निकल गया, तो आपके कैपिटल को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है ना कि इसके लिए आपका जो पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से जब मैंने टैनला प्लेटफॉर्म भी लिया था, तो ग्रुप पे भी मैंने डाला था, टैनला प्लेटफॉर्म इज नॉट मोर देन 2-3% ऑफ माई कैपिटल। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग मेरे बोलने पे वो शेयर का 100% ले लेंगे। अगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस होता तो मैंने 100% लेता, बिकॉज वी ट्रीट ईच शेयर इक्वली, है ना। क्योंकि देखो सिंपल बात है, अब कितने शेयर, अभी क्वेश्चन ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कितने शेयर लेना चाहिए उस पर अपन आते हैं। ठीक है, उस पर अपन आएंगे, तो मोटा मोटा मान लो 20 शेयर एग्जाम्पल। तो सीन ऐसा ना कि हमारे लिए उस 20 शेयर इक्वल होनी चाहिए, सब इक्वल होनी चाहिए, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे यार कि यार ये शेयर तो बढ़िया है, मैं इसमें ज्यादा ले लेता हूँ। इसका मतलब है कि वो बाकी वाले शेयर में आपको तो कॉन्फिडेंस नहीं है। 2000 शेयर में से 20 शेयर आपको क्या अच्छे तो मिल ही जाएंगे। तो हर शेयर में आपको इक्वल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, जब वो शेयर बढ़ता जाएगा, उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बाद में उसमें एडअप करोगे, वो सब बात की बात है। तो पॉइंट ये ना कि सीन ये कि आप किसी के बोलने पे जो स्टॉक ले रहे हो, उसने सच में खुद ने लिया है क्या, और लिया है तो कितना परसेंट लिया, और आप कितना परसेंट ले रहे हो। कल को अगर किसी मेरे बोलने पे कोई एनला प्लेटफॉर्म को, मान लेते हैं, पूरा पोर्टफोलियो में लेके बढ़ जाता है, ठीक है, एक ले दो तीन स्टॉक लिया, उसमें से एक टेनला प्लेटफॉर्म है, अगर साल भर नहीं चला तो क्या करोगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पोर्टफोलियो का तो 2-3% है, बाकी मेरे पास 15-20 स्टॉक और भी हैं जो चला लेंगे, पोर्टफोलियो को बढ़ा लेंगे। सी, इंडिविजुअली यू हैव टू मेक अ क्रिकेट टीम। आपने क्या बनाना है, आपने बनानी है क्रिकेट टीम। ठीक है, तो क्रिकेट टीम में ऐसा होता है कि भाई, आप सोचते हो कि सब 5 के 5, 6 के प्लेयर सब सही हैं, ठीक है, लेकिन कभी सहवाग खेलेगा, कभी सचिन खेलेगा, कभी कोहली खेलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जब चुनोगे तब तो आप बेस्ट 6 ही चुनोगे ना। अगर उसमें से अगर आपको लगता है नहीं नहीं यार, ये सूर्या सही नहीं है, तो ऐसे प्लेयर को चुनोगे क्यों, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, तो किसी और को चुन लो। जब चुनोगे तब तो आपको सही नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन बाद में उसमें से कोई परफॉर्म करेगा, कोई नहीं करेगा, फिर क्या होगा, कोई अच्छा प्लेयर निकल जाएगा, आगे चलेगा, कुछ खराब करेगा, उसको अपन टीम से निकाल देंगे, उसकी रिप्लेसमेंट डालेंगे। वो आगे बात करेंगे पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते क्या करते, बट इनिशियली पूरी क्रिकेट टीम बनानी है अपने को। बोले नहीं यार, प्लेयर तो कोहली, अपन एक काम करते 12 कोहली लेते थे, 12 कोहली ले लो, और 2018 से अगर 2020 का टाइम आ गया और कोहली नहीं खेला तो हो गया फिर कांड। तो भाई अपने को क्या करना है, अपने को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि रिस्क को हम अवॉइड कर सके। क्योंकि उसमें से क्या होगा, कुछ कंपनियां चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, खुदा ना खास्ता उसमें से एक आध कंपनी बंद भी हो जाए। वैसे तो देखो, अगर आप रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो कंपनी बंद होने के बहुत पहले आपको चार्ट पे पता चल जाएगा। क्योंकि सुनो ना, एक लॉजिक लगाओ, मेरे को बताओ। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर चीज ना आप समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है। कोई कंपनी बंद हो गई, ठीक है,
पहले किसको मालूम पड़ेगा बोलो? आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप जो रूम में बैठे हो वहां तो बोल सकते हो ना। बोलो, चिल्लाओ जोर से। हाँ, बोलना चाहिए बीवी, अरे क्या पागल हो गया क्या तू, क्या हो गया तेरे को? हाँ, सबसे पहले किसको मालूम पड़ेगा? ओनर को, प्रोमोटर को, बराबर। वो क्या करेगा? अरे एक काम करते हैं ना अपन ना, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, कंपनी बंद हो गई, काम खत्म। वो क्या करेगा? अपने शेयर पहले बेचना चालू करेगा। वो पहले अपने शेयर बेचेगा। उसको मालूम है भाई, जिस दिन पता चलेगा ना, तो मार्केट में एकदम हाहाकार मच जाएगी, लोअर के लोग सब लोग बेचने लग जाएंगे, वो उसके पहले अपने खुद के बेच देगा। जितने बेच पाया बेच देगा। और आपको अगर चार्ट पढ़ने आ गया तो आपको पहले पता चल जाएगा कि भाई कुछ गेम हो रहा है, निकल लो। वो बात अलग है, वो टाइम पे आपके सेंटीमेंट्स बीच में आएंगे, नहीं नहीं ये तो बढ़िया है ना। अब जो इंसान है, 400 रुपए का यस बैंक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको 400 रुपए पे, 300 रुपए पे आपको चार्ट पे इंडिकेशन मिल गया, तो टॉप पे तो आप नहीं बेच पाओगे। 300 पे आपको इंडिकेशन मिल गया यस बैंक पे, चल भाई चार्ट इसके बिगड़ रहे हैं, अब अपने को ना कुछ तो गड़बड़ है, मालूम ही क्या है, लेकिन गड़बड़ तो है, ठीक है। लेकिन आप निकलोगे नहीं, अरे यस बैंक इतनी बढ़िया कंपनी, मेरे घर के सामने बैंक चालू है, पागल है क्या, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं निकलोगे, ठीक है। 300 पे आप नहीं निकलोगे, फिर वो गिर के 200 पे आएगा। क्या हो गया यार, मतलब ऐसा क्या हो गया यार, 200 क्यों आ गया यार यस बैंक, अब कल तक तो सब ठीक था यार। नहीं यार, बढ़िया कंपनी, आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 100 आ जाएगा। 100 पे न्यूज भी लग जाएगी, तब 100 पे न्यूज क्या आएगी? भाई कंपनी के प्रोमोटर ने कुछ तो भी कंपनी में झोल किया है। अब आप क्या सोचोगे? अरे भाई 400 पे नहीं बेचा, 300 पे नहीं बेचा, 200 पे नहीं, आप क्या 100 पे बेचूंगा? कोई बात नहीं, आप छोड़, देखा जाएगा। और स्टॉक गिर के कितना बचेगा? 10। अब क्या बेचूंगा? 400 पे नहीं बेचा, ये तो मेरे बच्चों के काम आएगा। और बन गया क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इंडिया में ना हाँ, 70-80%, 90% जो है ना, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब वो 3 करोड़ के अंदर की बात बता रहा हूँ, उसमें 70-80-90% जो अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जबरदस्ती के, मर्जी के नहीं है, ठीक है। मार्केट उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देती है। कोई रूल नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनोगे ना, क्या करोगे? 400 पे नहीं बेचा तो 10 पे थोड़ी ना बेचोगे, दे दोगे बच्चों को। अरे पता है क्या तेरे को, यार मैंने किसके लिए लिया, किसके लिए? बोले मेरे बच्चों के लिए लिया, ले रख दे। क्या करोगे, और कुछ ऑप्शन है? तो भाई अपने को ना इन्वेस्टर बनना है तो ये सब जबरदस्ती का नहीं बनना है, मर्जी का बनना है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बड़ा सिंपल है। और पॉइंट ये है ना कि अपने को क्या करना है, अपने को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि अगर एक आध दो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने आपको बताया ना, कैपिटल जाने का प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल जाने का क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अगर आपने लिया है, पहले तो मैं ये मानता हूं कि ये कोर्स होने के बाद अगर आप ले रहे हो, तो इतनी तो आपको समझ आएगी कि आप अच्छा ही लोगे, कुछ खराब तो नहीं लोगे। और जब अच्छा लोगे तो उसमें पैसा जाएगा क्यों? रख भी दिया ना, तो भी ठीक है, अच्छा है। अब उसमें सीन क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी ना, देखो, एक होता है आपका शेयर गिर रहा है, और दूसरा लॉस क्या है? वक्त का भी लॉस है। आपने कोई स्टॉक लिया और वो साल भर नहीं चला, सेम प्राइस पे रहा, तो आप ये तो बोल सकते हो कि 100 का 100 ही रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी लॉस हुई ना, उस पैसे को आप कहीं और भी लगा सकते थे। तो कैपिटल लॉस नहीं होगा, आपका भले टाइम जाए। लेकिन अगेन वही बात है ना, अगर आप 20 लेते हो ना, तो उसमें से होगा पांच, चार पांच ऐसे होंगे जो आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं चलेंगे। तो देखो मतलब मोटा मोटा ऐसा होगा ना, 20 एक आप लोगे ना स्टॉक, 20 में से पांच ऐसे होंगे जो चल जाएंगे, आपके टारगेट पे आ जाएंगे, ठीक है। पांच नहीं, ज्यादा ही आ जाएंगे, मतलब डिपेंड करता है अगेन बुल मार्केट पे। अगर बुल मार्केट है, इसी मार्केट है, तो 20 में से 15, 10-15 ऐसे होंगे जो टारगेट हिट करेंगे। बेयर मार्केट है तो 20 में से 10 एक ऐसे होंगे जो टारगेट हिट करेंगे, है ना। तो डिपेंड, मोटा मोटा आप समझो कि अगर 10, अगर आपने एवरेज भी पकड़ा कि 7 स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट किया, 60 ने टारगेट हिट कर दिया, 7 स्टॉक ऐसे जो कहीं नहीं गए, तो ये गेम होने वाली है अल्टीमेटली, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी एनालिसिस करो, आपके 20 के 20 घोड़े आपने जो दाव लगाए ना, वो घोड़े साबित नहीं होंगे, उसमें से कुछ गधे साबित होंगे। विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ एनालिसिस, व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज कि भाई ज्यादा से ज्यादा घोड़े में पिक कर पाऊं, फिर भी गधे आएंगे आएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते आप। क्या कर लो? समझे बात को? तो सिंपल बात है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो भाई, आपने 20 स्टॉक के आसपास अपने पोर्टफोलियो में लेना है, ठीक है। और अगर आप 20 स्टॉक के आसपास अपने पोर्टफोलियो में लेते हो, तो खैर मेरे पास तो एग्जांपल भी थे, अभी कितना टाइम क्या होगा, क्या बोलते पब्लिक, ये सब एक्सप्लेन करूंगा तो 11 बज जाएगा। आर यू रेडी टू सेट? और हो गया आज के लिए? क्या बोलते पब्लिक? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 10:30 तो हो गया है, अगर मैं सब एक्सप्लेन करूंगा तो 11 बज जाएगा। आप लोग कंफर्टेबल हो? सब लोग बताओ भाई। एक दो लोगों की असहमति से हम आगे ना बढ़ पाएंगे।
हाँ, क्या क्या बात है, ब्रेक ना करें क्या एकदम, मतलब ठीक है सर, ब्रेक नहीं करेंगे। यस, कंटिन्यू करते हैं, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब फटाफट अपन अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो सीन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने स्टॉक को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, देखो आपने दिमाग में क्या रखना है। देखो, इस मार्केट में आपको पता है आपके हाथ में क्या है। इस मार्केट में आपके हाथ में क्या है, सिर्फ एक ही चीज है आपके हाथ में। ठीक है, इस मार्केट में आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। और वही है, आपके पास इस मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, लॉस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप जब स्टॉक लेते हो तो आप सब, वो टाइम पे सिर्फ आप एक ही चीज डिसाइड कर सकते हो कि इतना लॉस मैं ले सकता हूँ बस। ठीक है, टारगेट भी आपके दिमाग में होता है, लेकिन टारगेट आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो लेने के पहले ना एक चीज आपने सोचनी है कि भाई आप कितना लॉस ले सकते हो। जैसे अगर आपने को लेना है टाइमला प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल, अगर आपने लिया 1100 पे, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 900 रुपए के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो लेने के पहले आप क्या सोचोगे, 200 रुपया गया। ठीक है, अब आप क्या सोचोगे, मैं मैक्सिमम में 1000 रुपया लॉस ले सकता हूं। तो आप कितने शेयर लोगे, 5। इस तरीके से कैलकुलेट होता है, समझे बात को? तो आपने अपना लेने के पहले सोचना है कि इतना मैं लॉस ले सकता हूं, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूं। लोग क्या करते हैं, लोग उल्टा सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मेरे को तो चाहिए 2000 प्रॉफिट, मेरे को तो चाहिए 5000 प्रॉफिट, मेरे को तो चाहिए 10,000 प्रॉफिट, चलो मैं इतना शेयर लूंगा, इतना बन जाएगा। ये सोच गलत है, क्योंकि टारगेट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। वी शुड फैक्टर इन द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, कि इतना पैसा गया जा सकता है बस। तो लेने के पहले अपने हाथ में एक बात दिमाग में ना फिट कर लो, ये अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, लॉस, और कुछ भी नहीं अपने हाथ में उस मार्केट में। सब कुछ सही रहा, आपकी किस्मत में रहा, ऊपर वाले का आपके साथ साथ रहा, तो भाई आपका टारगेट हिट हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। बट डे वन पे हम लोग तो ये सोच के चलेंगे भाई, इतना गया, ये सोचा तो अच्छा ही होगा, ये नहीं सोचा तो पता नहीं क्या कर लोगे। तो अगर आप लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये क्या करूं, ये स्टॉक रखूं नहीं रखूं, इधर जाएगा उधर जाएगा, मतलब कुछ तो भी कमी है। तो लेने के पहले सोचो, और क्या सोचो कि कितना आप लॉस ले सकते हो। अब आपको कितना लॉस लेना है, कोई भी गिवन टाइम पर। देखो पहले तो एक आप दिमाग में डाल लो, आप ट्रेड तभी लोगे जब उसका स्टॉप लॉस आपको मालूम रहेगा। ये बात ना एकदम दिमाग में फिट कर लो, आप ट्रेड तभी लोगे ना जब आपको इसका स्टॉप लॉस मालूम रहेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं मालूम है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि इतने में मैं ले रहा हूं, इतने में मैं निकलूंगा। ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जिट कहां ले रहे हो। ये मत सोचो 1000 में मैं ले रहा हूं, मैं 2000 में निकलूंगा। अरे पागल, 2000 नहीं गया तो नीचे नीचे कहां निकलेगा वो देख, ऊपर का ठीक है, ऊपर नहीं भी मालूम रहेगा तो एक बार चल जाएगा। 1000 में लोगे, 800 में निकलोगे कि नहीं निकलोगे, नीचे। तो 200 रुपया है, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। अब आप वो बात अलग है कि आप 1000 का 800 वो डिसाइड कैसे करोगे, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉस कितना मैं ले रहा हूं, और एक ट्रेड में आप अपनी पूरी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। पूरी ट्रेड में आप अपनी कैपिटल का 1% से ऊपर लॉस नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, अब ओरली कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं आपको ओरली क्यों बताऊं, लिख के बताता हूं, क्योंकि अब मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, अब सब लोग तो इतने क्विक नहीं कर सकते, वो तो ने पढ़ाई छोड़ दी है। कुछ यहाँ पे हाउस वाइफ वगैरह भी हैं, तो एक काम करते हैं, 1 लाख मान लेते हैं, अपना कैपिटल 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, दो चार, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। अब इसका 1% मैं एक कैपिटल पे डाल सकता हूँ, 1% कितना होता है, 1000। मतलब मैं 1000 रुपए के ऊपर रिस्क में ले नहीं सकता। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन टैनला की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं टैनला प्लेटफॉर्म अपन ने 1100 पे आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब मैं 1000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। मान लेते हैं कि टैनला प्लेटफॉर्म का स्टॉप लॉस मान लेते हैं 900 रुपये एग्जाम्पल। अब 900 रुपये कैसे आया वो अपन आपको बाद में सिखा देंगे। तो आपको पता चलता है कि टैनला प्लेटफॉर्म का एक शेयर 1100 का है, और उसका स्टॉप लॉस 900 रुपए का है, मतलब एक शेयर पे आपको टैनला प्लेटफॉर्म के 200 रुपए लॉस हो सकता है। ठीक है, आप टोटल कितना लॉस ले सकते हो, 1000। कैसे डिसाइड हुआ, 1%। अभी फिलहाल आप नोट मत करो, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, तो बाद में बैठ के सोचो इस पे क्या हो रहा है, प्लस ये पीपीटी में है सब कुछ। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ना समझे चीजों को, तो वापस एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो 1 लाख का आपने 1% किया, 1% मतलब कितना, 1000। यू आर रेडी टू टेक 1000 रुपीज लॉस, दैट इज 1%। मतलब अगर 10 लाख का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आपकी कैपिटल को 1% से ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 1000। ठीक है, अब पर शेयर पे कितना हो रहा है, 200। आप टोटल लॉस कितना ले सकते हो, 1000।
मतलब आप कितना शेयर लोगे? यूनाइटेड अरब एमिरेट से कॉल आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है भाई, चलो बाद में। हाँ तो भाई क्या है सीन? आ, हाँ, 200 का आप लॉस ले सकते हो। आप टोटल लॉस कितना लेना चाह रहे हो? 1000। तो आपको कितने शेयर लेने पड़ेंगे? 5। तो 5 शेयर आप टाइमला प्लेटफॉर्म के लोगे। इस तरीके से आप डिसाइड करोगे आपको इतना शेयर लेना। तो कल को आपने 5 शेयर लिया, अब एक शेयर कितना है? 1100 रुपए का। एक शेयर है 1100 का, आपने 5 शेयर लिए, मतलब टाइमला प्लेटफॉर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 5500 रुपए की। तो अगर कल को मैं आपको बोलूं टाइमला प्लेटफॉर्म ले, तो 5500 का ले। टाइमला प्लेटफॉर्म ना के 50,000 का ले। तो इससे क्या होगा? अगर आपको कल को टाइमला प्लेटफॉर्म का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का लॉस होगा, जो कि आपकी कैपिटल का 1% है। सिर्फ 1% जाएगा आपका। इस तरीके से एनालिसिस करके हम 18-19 और भी लेंगे। तो इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक होंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, तो आप समझो कि 20 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली जब हिट हुए आपके, तब आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हुआ था कोविड के टाइम में। ऐसा हुआ था 2008 में। 2008 में तो खैर मैंने देखा नहीं था, और कोविड के टाइम पे तो हमने देखा था। ठीक है, बट अगेन जितना आसानी से मैं आज आपको समझा पा रहा हूँ, 2000 जब कोविड के टाइम पे ये हुआ, तो मैं वैसे एक्ट नहीं कर पाया था। टू बी वेरी फ्रैंक, ओपन। शायद आज कर पाऊँ, वो टाइम पे मैं उतना स्ट्रांग नहीं था। काफी सारे स्टॉक मैंने निकाले, बट ऑब्वियस ही बात है, 20% ड्रॉडाउन ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो मतलब कल को कुछ भी हुआ, तो आपके पोर्टफोलियो को 20% का रिस्क तो है। लेकिन कल को आज आप आज सो के सुबह उठ गए, उठे और उठे आपने देखा वहां भाई इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, गया 20%। सो दैट इज द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, जो कि कभी कभी अपनी लाइफ में होता है। जैसे 10 साल में एक बार होता है, कोविड में हुआ था, 2008 में हुआ था। ठीक है, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट फिर भी। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझो, अगर ऐसा हुआ कि 20% आपका गया, और उसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप निकल पाए या तो नहीं निकल पाए। अगर आप निकल पाए तो आप अपने आप को लकी समझो। क्यों? 20% स्टॉप लॉस अगर आपकी हिट हो जाता है, इसका मतलब वहां से मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है। तो अगर आपको समझ है, तो यू कैन बाय एट द लोअर लेवल्स। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 20 स्टॉप लॉस हिट हुए और उसके बाद मार्केट वहीं से घूम गई, आप निकल गए और मार्केट घूम गई, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप निकल गए तो आपको नीचे मौका मिलेगा। खुदा ना खास्ता आप नहीं निकले, तो कोई बात नहीं, तब भी मार्केट गिरी, ये भी घूम जाएगी। वो एक्सेप्शनल चीज है, उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। एंड एक्सीडेंट के लिए कभी प्रिपरेशन नहीं होती। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं एक्सीडेंट ना हो, कारण तो कभी कभी सोचे नहीं एक्सीडेंट होगा। इंश्योरेंस होता है, बट ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं पोर्टफोलियो की। बट ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट नहीं है, नहीं होता, समझ लो, सिंपल है। एक्सीडेंट होना है तो हो जाएगा किसी दिन, क्या कर सकते हैं। बट इफ यू आर रेडी, हम लोग से 20% देंगे, हम लोग कभी भी 100% नहीं देंगे। मुझे एक बात बताओ, क्विकली बताओ, ये जो टाइमला का कैलकुलेशन मैंने बताया कि आप कैसे लेते हैं, कि कितने लोग को समझा, या किसको नहीं समझा? जो भी है कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं समझा तो मैं कुछ और एग्जांपल से आपको वापस समझाऊंगा। जल्दी से बताओ, कितने शेयर लेना कैसे डिसाइड हुआ, समझा कितनों को? बताओ फटाफट। रुको रुको, किसी का एक क्वेश्चन है, करंट मार्केट वॉलेटिलिटी में किसी का एक अच्छा क्वेश्चन दिया। 1% विल सर्टेनली हिट ऑन एनी गिवन डे, देन हाउ टू प्लान योर स्टॉप लॉस? सी ब्रदर और सिस्टर, आई डोंट नो हु आस्क्ड। 1%, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 का उसका 1%, टैनला का 1% इज 200 रुपीज। दैट इज कितना? ऑलमोस्ट 17-18%। टैनला का 1% 17-18% है। आप स्टॉक के 1% को क्या से आप कंफ्यूज हो रहे हो? समझे? अंडरस्टूड, बट प्लीज टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके? ओ सॉरी, गॉट इट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अंडरस्टूड, बट टोटल पोर्टफोलियो का 1% है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी एग्जांपल से बताऊंगा। ये तो एग्जांपल अपने टेनला का डिस्कस किया। ठीक है, ये देखो। चलो फटाफट, अभी अपने पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है, तो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आपको ये देखो, मान लेते हैं कि आपके सामने एक चार्ट है। ठीक है, एंड ये चार्ट पता है किसका है? ये चार्ट वी यूज टू डिस्कस इन फर्स्ट ट्रेड। मतलब ये चार्ट आपका है। चलो एक काम करता है, चार्ट किसी को समझ में आया चार्ट कौन सा है? चार्ट बताऊं कौन सा है? देख लो सिचुएशन, देख लो, ठीक है। ये सिचुएशन आप देख लो, 210 की प्राइस है इधर, और ये चार्ट है। वी डिस्कस दिस चार्ट विद द एग्जांपल, और मैंने बोला था शेयर ले लेना। एंड वो चार्ट है, किसी को पता चला? कमेंट में लिखा है किसी ने? नहीं लिखा। वो चार्ट है, ये देखो, ये दैट चार्ट इज आईटीसी। लेट अस सी वेयर आईटीसी इज राइट नाउ, एंड वो सिचुएशन कब की है।
मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, ये वो लाइन थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो लाइन थी, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वो टाइम था, 210 का प्राइस है देखो, मतलब ये इधर इसी के आसपास हम कहीं थे। नाउ द आईटीसी स्टॉक इज 438। ये वो चार्ट है, देखो ऐसा दिख रहा है ऐसा। ठीक है, अपन आते हैं वापस और आईटीसी को वापस देख लेते हैं। अ, ये देखो, यार आईटीसी दिखाना, ये टारगेट था, इसके बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, खैर वो अभी वो बताना नहीं है, देखो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो 210 का प्राइस है, शेयर का नाम मैंने पर्पस यहाँ पे हटाया हुआ है बिकॉज नो रिकमेंडेशन। तो 200 रुपए के आसपास की प्राइस है। नीचे कहाँ तक जा रही है, ये इसका स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉप लॉस कितना प्राइस पे पता है, ये है 160, मोटा मोटा 40-50 रुपया। वो कैसे निकला क्या निकला अपन आगे डिस्कस करेंगे। 50 रुपया, ठीक है। अब किसी को अगर आईटीसी के शेयर लेने हैं या ये पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर लेने हैं, तो लेने के पहले मैंने आपको क्या पता, लेने के पहले तो आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, लॉस। लेने के पहले लोगों का सोचता है मैं ये ले लूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, ये सोच गलत है। लेने के पहले इंसान ये सोचता है अच्छा 200 का आईटीसी है, 300 जाएगा तो मेरा कितना बनेगा। जब 200 का 300 जाएगा तो 100 रुपया बना, 50% करना, उसको पता ही नहीं कितने स्टॉक लेने, क्या करने क्या नहीं करने। सिर्फ आपको पता होना चाहिए 200 का स्टॉक है, 210 का, 160 के नीचे में निकल जाऊंगा, मतलब लॉस कितना ले रहा हूं मैं, 50 रुपये। ठीक है, अब मोटा मोटा आप समझ लो, ये देखो, यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख मान लेते हैं, 2 4 6, 2 4 6, बराबर। आपने कितना रिस्क लेना है, 1% का। 1% का रिस्क मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो, 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 रुपया, यहाँ पे रिस्क कितना है, ये रिस्क है आपका 50 रुपए का। मतलब 50 रुपए का एक शेयर पे रिस्क है, मतलब वो कितना है, 1000। तो मतलब आप कितना शेयर ले सकते हो, 20। तो कितना हो जाता है, 1000। आप कितने शेयर लोगे, 20। एक शेयर कितने रुपए का है, 210 का, कितना बन गया, 4200। तो आप आईटीसी कितना लोगे, 4200 का। सो आईटीसी विल बी ऑलमोस्ट 4.2% ऑफ योर पोर्टफोलियो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, यस और नो? राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। जस्ट वेट, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल सो दैट इट विल बी वेरी, नहीं अरे मैंने बता दिया वापस। चल मेरे को तो समझा, समझाए, फटाफट बताओ। ये कैसे आता है अपन बाद में डिस्कस करेंगे, समझा नहीं समझा। 1 2 3 4, अरे फास्ट, मैं छोड़ूंगा नहीं 11 बजे। भाई तो करो टाइम पास, करो लाइफ में, जियो, करो टाइम पास। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया ना, चलो प्लीज कैलकुलेट बाई योर सेल्फ। ठीक है, नाउ हियर द स्टॉप लॉस इज, लेट मी टेल यू, योर द स्टॉप लॉस इज कितना भाई, इधर स्टॉप लॉस, द स्टॉप लॉस यहाँ पे ना, स्टॉप लॉस आपका, देखो कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस है आपका 95 रुपीज का। ठीक है, करंट प्राइस उसकी चल रही है 520 रुपए की। करंट प्राइस है इसकी 520 रुपए की, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफी है। टेल मी हाउ मेनी स्टॉक्स यू कैन बाय, चलो कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ, हाउ मेनी स्टॉक यू कैन बाय। अब बहुत ज्यादा नहीं है स्टॉप लॉस। अगेन क्या सीन है पता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आप इसका कैलकुलेट करो, इसका भी मेरे पास एक बात है, सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। हाउ मेनी स्टॉक यू कैन बाय, लेस देन 20% ऑफ एमपी, अरे भाई लेस देन 20% ऑफ क्या है ये, मेरे को स्टॉक बताओ कितने निकाल सकते हो, ये सब छोड़ो बाकी बातें, बाकी बातें मैं बताता हूँ ना आपको, काहे टेंशन नहीं आ रहे हो। किसी ने तो 10 बोला है अभी। मानस भाई 10 कोई है, हाँ राउंड ऑफ कर लेना भाई, मतलब अगर मान लेते 10.5 आ रहा है, 10 मान लो, 11 मान लो, 9 मान लो, ठीक है, उतना कुछ नहीं। somebody is saying 20, I need to calculate, I don't know, but at least I got 3 आंसर टिल नाउ, दो लोग 10 बोले, एक 20 बोला। आई वांट मोर आंसर्स, कैन टेक लेस देन 3, ये तो पक्का गलत होगा, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है चलो, मैं टाइम नहीं डालना चाहता वरना अपने को ऑलरेडी लेट हो रहा है, यहाँ देखो, चलो फटाफट देखो।
अब स्टॉप लॉस आपका कितना है 95, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लॉस कितना ले सकते हो 1000 रुपए का, क्योंकि आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, 1000 रुपए आप लॉस ले सकते हो। 95 का आपका स्टॉप लॉस है, तो 10 लोगे तो कितना हो गया लॉस, 950, खत्म स्टोरी ओवर। 95 रुपीज, मतलब सिर्फ एक स्टॉप लॉस से ही आपको पूरा सब कुछ पता चलता है, बस यही गेम है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ लॉस पता होना चाहिए कितना ले रहे हो, प्रॉफिट तो वो मार्केट देगी, टारगेट आपको मार्केट देगी, ठीक है। अब वही बात है, कितना टारगेट देगी, अब वो तो आपकी किस्मत है, आपकी कर्म है ना, कितना अच्छे से आपका रिलेशन ऊपर वाले के साथ है, वो सब चीजें आ जाती है बीच में, ठीक है। तो 95 का स्टॉप लॉस है, ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपए लॉस ले सकते हो, तो 10 स्टॉक ले लो, काम खत्म, उससे ज्यादा क्या लोगे। तो ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड इज लॉस। बाकी मार्केट ठीक है देगी, जो भी देगी देगी, अच्छा ही देगी। एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि यार इतनी बुरी किस्मत थोड़ी ना हमारी यार, के हर बारी हम गलत हो रहे हैं, कभी तो सही होंगे कभी तो गलत होंगे, पर ठीक है अल्टीमेटली कुछ कर लेंगे। तो इसमें कैसा, अगर आपकी कंपनी, अब जैसे ये चार्ट है, ठीक है, अब ये चार्ट है मान लेते हैं एग्जाम्पल, अब ये चार्ट अगर मान लेते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का है, मतलब आपकी पोजीशन किसी बड़ी कंपनी में, तो चांसेस ज्यादा है कि आप सही हो। किसी छोटी कंपनी पे जब मैन्युपुलेशन ज्यादा होती है, जिसके फंडामेंटल आपको पता नहीं है, तो हो सकता है आप गलत साबित हो। तो वही बात है, अच्छी कंपनियों पे जाओगे, अब इसके फंडामेंटल आप देखोगे, क्यों देखोगे फंडामेंटल, ऊपर टारगेट कितना है 275 पॉइंट्स, 275 रुपीज, 275 पॉइंट्स, वट एवर, 520 पे 275, मतलब ऑलमोस्ट 50%, 50% मतलब दैट कम्स इनटू पोजिशनल कैटेगरी। पोजिशनल में आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 50% रिटर्न चाहते हैं तो कंपनी के बारे में सब कुछ जानोगे, कंपनी के फंडामेंटल भी बढ़िया, तो ठीक है, वी कैन मोर कॉन्फिडेंटली पुट आवर मनी। कुछ लोग तीन क्यों बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं, तीन किस हिसाब से बोल रहे हैं लोग। अच्छा, तो सुनो, देखो 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 10 आपने खरीदे, तो आप 950 का आपका हो गया। 10 स्टॉक खरीदे, एक स्टॉक कितने का, 520 रुपए का, और अगर मैं 10 स्टॉक खरीदे, तो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 5200। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी 5200, मतलब दिस स्टॉक विल बी 5.2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड दिस स्टॉक इज अ भारत फोर्ज स्टॉक, ये भारत फोर्ज का स्टॉक है, 629 पे चलता था कभी। तो ये आपका 5.2% एलोकेशन हो गई। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में देखो, मोटा मोटा अपन कैलकुलेट मारेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है पता है, तो आपको ना हिसाब किताब इस तरीके से बिठाना है ना, कि 4 5 6% में आपकी एलोकेशन बन जाए। कभी कभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, मान लेते हैं ये केस में स्टॉप लॉस, अगर मान लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस 95 की जगह, ये देखो, अगर मान लेते हैं स्टॉप लॉस 95 की जगह 150 होता एग्जाम्पल, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस 150 होता मान लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस 150 होता, तब तू कितना ले पाते आप स्टॉक, 2000 डिवाइड 1000 डिवाइडेड बाई 150, मतलब 15 6 90, 6 या 7, चलो 7 मान लेते हैं, और एक स्टॉक 520 रुपए का है, ठीक है, मतलब 5 7 35, 3500, ठीक है। सो द एलोकेशन विल बी 3.5%, तो विल नॉट टेक इट। क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर कोई स्टॉक है, जो आपका स्टॉक क्या बोल रहा है, आप 150 रुपए का आपका स्टॉक है, उसमें स्टॉप लॉस मान लेते हैं, एक स्टॉप लॉस 150 का है, ठीक है, स्टॉप लॉस 150 का है, आप 1000 रुपया ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 7 स्टॉक खरीदोगे, एक स्टॉक है आपका 520 रुपए का, टोटल मिला के आपकी वैल्यू कितनी बन जाती है, ऑलमोस्ट 3500, ठीक है। अब 3500 मतलब 1 लाख का 3500 कितना होता है, 3.5%। सो दैट इज नॉट, मतलब इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है, इसलिए अपन इसको अवॉइड कर देंगे। बोलो समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूँ। हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस, वो तो बहुत आगे का टॉपिक है, वो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको ये सब सिखाया जाएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको बाद में धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो तीन स्टॉक इस हिसाब से बोल रहे हैं कि उनको लगा स्टॉप लॉस 95 पे, तो उनको लगा 520 में से 90, ठीक है मैं समझ गया, जिन्होंने तीन बोला उसका रीजन मुझे समझ में आ गया, और वो सही बोल रहे हैं, बट ठीक है ये सीन है। बोलो समझ में आ गई बात। अब इसमें देखो कंक्लूड क्या करना है, इसमें क्या होता है पता है, खैर अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज अभी होगी ना, अभी देखो सीन क्या है, तो दिस इज दी गेम, ये देखो, तो मान लेते हैं ये देखो, कि आपका जो विन रेशो है, मान लेते हैं आपका जो विन रेशो है ना वो 40% है, ठीक है। विथ ये देखो, ये रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये देखो, ये जो चार्ट है ना, इसमें जाने को कितना था 95, और आने को कितना, ये जो ना 95 आने को कितना 275, मतलब
जाने को 95 रुपए का रिस्क था आपका पर शेयर, और आने को 275 है, मतलब ऑलमोस्ट 1:3। 1 रुपए जाएगा, 3 रुपए आएगा। ये शेयर में क्या सीन है, ये देखो, यहाँ पे क्या है, 50 रुपए जाएगा और आएगा 100 रुपया। तो 50 रुपए जाएगा, 1 रुपया जाएगा, 2 रुपया आएगा, 1:2। तो हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, हम लोग ट्रेड उसी सेटअप पे लेते हैं ना जहां पे एटलीस्ट आपको 1:2 मिले, एटलीस्ट। मतलब अगर एटलीस्ट उसका जो टारगेट है ना वो उससे डबल होना चाहिए जितना आपका स्टॉप लॉस है। मतलब अगर टांडला प्लेटफॉर्म में हम 1100 पे लेते हैं और मैं कहता हूँ 900 पे अपने को निकलना है, तो 200 रुपए का रिस्क है ना, तो कम से कम 400 का हमको टारगेट चाहिए। तो स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा, टारगेट कैसे निकलेगा, दैट इज बात की बात। बट एटलीस्ट अगर मेरे को दिखता है कि भाई 400 रुपए तो आ सकता है, तो वो ट्रेड बनता है। मेरे को लगता है नहीं यार, जाने को भी 200 है, आने को भी 200 है, तो फिर वो ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ू आपके साथ, तो ये देखो, तो मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी मेरी सिर्फ 50% टाइम में सही होता हूं, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देख लो आप कि कैसे बनते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है आपके दिमाग के लिए, ठीक है, बट अगेन द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, सो यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। एक्सक्यूज बना दोगे तो भाई एक्सक्यूज बन जाएगा फिर। ठीक है, देखो, तो सीन क्या है, वो आपने अगर 50% टाइम आप राइट हो, 50% टाइम आप गलत हो, ठीक है, ये देखो, आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, मान लेते हैं 10 लाख है, ठीक है। अब उसमें आप एक जीरो ऐड करो, एक जीरो कम करो, वो आप देख लो, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड अपना कितना है, 1%, मतलब हर ट्रेड में भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई इधर। 1 लाख है टोटल प्रॉफिट, ये रिस्क ये है, ठीक है। ये आपका है 10 लाख, तो आपका रिस्क, हाँ नहीं सही था, हाँ, ये देखो, 10 लाख है, 1% मतलब कितना होता है, 10,000। आप पर ट्रेड में 10,000 लूज करना चाहते हो, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो आप उस हिसाब से एक जीरो कम कर लेना। रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2। आपने टोटल ट्रेड कितने लिए, 50। अब ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है। 50 ट्रेड मतलब साल भर में हमने 50 लिए, मतलब महीने में आपने 4 लिए, ठीक है। अगेन ऑब्वियस सी बात है, 50 लोगे नहीं लोगे वो एक अलग बात है, कभी कम भी लेंगे, कोई ज्यादा भी लेगा, बट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपन क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सक्सेस रेशो 50% है, मतलब 50 आपके सही है, 50 आपके गलत है, ठीक है। तो विनिंग कितने में, 25, लूजिंग कितने में, 25, क्योंकि आपने टोटल ट्रेड कितने लिए, 50। विन रेट कितना है, 50%, मतलब आपके सही कितने में 25, गलत कितने में 25, ठीक है। तो जो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2। 1:2 का मतलब है कि जाने को 1 रुपया रहना चाहिए और आने को 2 रुपया रहना चाहिए। तो जो ट्रेड आपके 25 गलत हुए और कुछ 25 सही हुए, जो प्रॉफिट पर ट्रेड कितना होगा, 20,000। क्यों, क्योंकि 10,000 का आप लॉस ले रहे हो, वन, और प्रॉफिट उसका डबल, मतलब 20,000। लॉस कितना होगा, 10,000, 1:2, बराबर। तो आपके 25 ट्रेड सही हुए और एक ट्रेड पे आपको कितना, 20,000 मिल रहा है, मतलब आपको बन गया 5 लाख रुपया। 25 ट्रेड आपके गलत हुए, उस पर जाएगा कितना, 10,000 रुपए, तो आपके कितने गए, 25 लाख, 2.5 लाख, सॉरी, अल्टीमेटली 5 लाख आए, 2.5 लाख गए, आपके टोटल बने 2.5 लाख। आपकी जो कैपिटल थी 10 लाख, उस पर आपके 2.5 लाख बन गए और आपका रिटर्न बना 25%। एक बार फिर मैं शायद समझाऊं या आपको समझ में आ गई बात, एक बार, एक बार फिर समझाऊं मैं, बोलो जल्दी से, या समझ में आ गई बात, एक चीज को तो समझा, जल्दी बोलो भाई, ऑलरेडी टाइम होने आया। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है, समझ आया, समझ आया, मतलब समझने की जरूरत ही नहीं, बढ़िया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सिंपल है, देखो, 1:2 पे आपने काम किया और आपकी प्रोबेबिलिटी 25%, योर विन रेशियो इज 50%, ठीक है। तो 50% पे आप टाइम सही हो, मतलब आधे ट्रेड आपके सही हैं, आधे आपके गलत हैं। और अगर आप पूरा खेल मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर करते हो ना, तो आपका सक्सेस रेशियो बनता है, आपका जो रिटर्न बनता है 25% बनता है सालाना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो एग्जाम्पल खुद ही आप समझ लो। अगर आपको 60%, मतलब मैं ये टारगेट मेरा ख्याल से आपको होना चाहिए, मतलब आपके 60% रेट सही होने चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा तो एक्यूरेसी बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बुल मार्केट, बेयर मार्केट, क्योंकि 60% अगर आपने एक्यूरेसी कर ली 1:2 के हिसाब से, तो जल्दी जल्दी देखते क्या होता है। अगेन योर कैपिटल इज सेम ईयर, 10 लाख की आपकी कैपिटल है, 1% का आप रिस्क ले रहे हो, पर ट्रेड पे आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो, मतलब जितने ट्रेड आपके गलत होंगे उस पर 10,000 जाएंगे, जितने ट्रेड सही होंगे उस पर 20,000 आएंगे, ठीक है। 60% विन रेशो है, मतलब 50 में से 60% अगर सही है, मतलब 30 सही है, 20 गलत है। जो 30 सही है, उस 30 पे आपको 20,000 मिलेगा, मतलब आपको 6 लाख मिलेगा। जो 20 आपके गलत हो गए, हर 20 पे आपका 10,000 जाएगा, मतलब 2 लाख जाएगा। 6 लाख में से 2 लाख गए, 4 लाख बचे, आपका रिटर्न बन गया 40%। आज यू क्लियर विद दिस, एक बार देख लो, पूरे कैलकुलेशन में रखा हूं बोर्ड पे, एक बार देख लो, दिमाग में चला लो कैलकुलेशन। व्हाट इफ द सक्सेस रेशियो इज 75, उतना नहीं होता है। अब हो गया तो आप लगा लो कैलकुलेशन, हम तो इसमें भी बहुत खुश है, क्यों खुश है आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे।
क्योंकि सीन क्या होता है, जब बुल मार्केट आती है ना, तो आपके 60% नहीं, 80-90% ट्रेड सही होते हैं, और बेयर मार्केट में 30-40% ही सही होते हैं। तो इवेंचुअली ना यही रेशो आ जाता है। तो जैसे कल के लेक्चर में मैंने जो 3 टाइम पीरियड आपको बताए थे, एक टाइम पीरियड था आपका मार्च 2020 से अक्टूबर 2021, फिर अक्टूबर 2021 से मार्च 2023, और मार्च 2023 से मार्च 2024। तो 3 टाइम पीरियड में 2 बार मंदी आई, एक बार 2 बार तेजी आई, एक बार मंदी, अल्टीमेटली यही हो जाता है लॉन्ग टर्म में। हर महीना आप पकड़ोगे तो नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर है? आपका रिटर्न कितना बन गया? 40%। आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज शो थम्स अप इन द चैट बॉक्स। थम्स अप, थम्स अप, टेस्ट द थंडर। अमित भाई की आवाज तो मैंने एक ही बार सुना था स्टार्टिंग में, उसके बाद तो कभी कोई रिएक्शन देखा ही नहीं मैंने। इतना बोलने के बाद भी रिएक्शन नहीं आया, मतलब भाई है भी है कि नहीं है मालूम नहीं। तो भाई गेम ऐसा है कि आपका बन गया 40%। ठीक है, अब 40% कितना होता है? अगर देखो, अब मैं आपको बताऊं कि आपकी आइडियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन मार्केट से कितनी होनी चाहिए। सो एनीथिंग बिटवीन, अगर आपने 35-40% साल का बना लिया ना, तो भाई यू विल बी ऑफ डिफरेंट लीग, मतलब आपकी लीग अलग बन जाएगी, तब तो अंबानी नहीं बनाता। ठीक है, ये 40% आपके पास है। 40% मतलब मंथली कितना होता है? 3%, 12 या 36, ऑलमोस्ट 3%। ठीक है, और अगर आपने 3% महीने का बना लिया ना, तो देखो क्या होगा। अगर आपने 3% महीने का बना लिया, तो यहाँ पे आपके सामने है, इफ यू स्टार्ट विथ 1 लाख रुपीज एंड इफ यू मेक 3% पर मंथ, इफ यू मेक 3% पर मंथ, आफ्टर 20 years इट विल बिकम 12 करोड़। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 10 लाख, आफ्टर 20 years इट विल बिकम 120 करोड़ विथ जस्ट 3% पर मंथ। बाकी आप कैपिटल देख लो कितना है, 1 लाख का 12 करोड़ बनता है, 10 लाख का बनता है 120 करोड़। तो दिस इज दी पावर। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन लेके मत बैठना कि भाई ये महीना भी 3% निकालूंगा, अगले महीने भी 3% निकालूंगा। जो आप साल भर में चाह रहे थे, शायद 1-2 महीने में आ जाए। साल भर का आपने 35 चाहा था, हो सकता है 2 साल आप कुछ ना बनाओ, तीसरे साल तो आपने 100% बना लिया, तो अल्टीमेटली 3 साल का बन गया ना 35। उस तरीके से रिटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो यही चीज है ना, कि आपकी आपका दिमाग, आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कल का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर मिला के देखोगे, अब 3% है, लेकिन इसके पहले का बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी सेट किया है। अब क्वेश्चन यही आएगा ना, सब 3% मंथली बनता है क्या? नहीं बनता। लेकिन कैसा बनता है, कल के लेक्चर में बताया था कैसा बनता है, आज नहीं बनता। समझे? तो ये सब चीजें हैं। अब आप सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप जनरली लोगों क्या रहते हैं, 3% मंथली, लोगों को रोज 1% बनाना है, रोज 2% बनाना है, तो 10 महीने का बोलते हैं 10% चाहिए, 20% चाहिए महीने का। मजाक चालू है क्या? कसिनो चल रहा है क्या? ये देखो, कभी खुदा ना खास्ता आपका 5% बना, जो कि मैं लिख के देता हूं, नहीं बनेगा। बट अगर आप जो जो इंसान 5% मंथली बोल रहा हूँ, यहाँ लोगों को 5% दिन का चाहिए, ऐसे लोग तो पहले ही जाएंगे ना। अगर आपने 5% कभी बना लिया, पता नहीं, सो 1 लाख कैन बिकम, देख लो भाई कितना होता है, जरा खुद ही मार लो कैलकुलेशन। 1000 करोड़, हमारा राइट, 12,000 करोड़, सही है ना क्या मैं? 1000 करोड़, 120 करोड़, नहीं यार, 12,000 करोड़ है वो, क्या बात कर रहे हो? 1 लाख से, मतलब कभी गलती से मैंने 10 लाख लगा लिए, मतलब कितना हो गया? 120 लाख करोड़, 120 लाख करोड़, 120 लाख करोड़, सही बोल रहा हूँ मैं? 10,000 करोड़, 120 लाख करोड़ नहीं, 12,000 करोड़, सही बोल रहा हूँ क्या? मतलब अंबानी से बड़ा बन गया क्या मैं? हाँ यार, मतलब अंबानी तो 20 लाख करोड़ है, ये तो 120 लाख करोड़ हो रहा है। क्या बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो रहा है। खैर जो भी है, पॉइंट क्या है, दिस इज नॉट अचीवेबल दिस इज द पॉइंट।
लोगों को याद है, लोगों को याद है रोज 5% चाहिए। यार एक्सपेक्टेशन शुड बी रीजनेबल यार, 3% मंथली इज टू गुड, टू गुड। लोगों को रोज चाहिए, मतलब 2% 3% रोज का चाहिए, तो ऐसे लोग तो पहले ही जाएंगे ना। क्या कर सकते हैं भाई इनका? इफ यू इन फैक्ट इफ यू मेक 2% पर मंथ, ठीक है, इन फैक्ट इफ यू मेक 2% पर मंथ, क्या होता है पता है? अगर आपने 2% पर मंथ बना ना, विच इज ऑल्सो नॉट गुड, विच इज ऑल्सो बैड, इफ यू मेक 2% पर मंथ, सो दैट इज वॉट, 24% पर एनम। और अगर आप 24% पर एनम बना रहे हो, सो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स आपके कैपिटल के आगे एक जीरो लग जाता है। मतलब इफ यू स्टार्टिंग विद 1 लाख, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स आपके कैपिटल के आगे एक जीरो लग जाएगा। सो इफ यू स्टार्टिंग विद 1 लाख, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बिकम 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में दैट विल बिकम 1 करोड़, एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में दैट विल बिकम 10 करोड़। तो इफ यू मेक 2% पर मंथ, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स आपके कैपिटल के आगे एक जीरो लगता है। स्टार्टिंग विद 1 लाख, आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बिकम 10 lakhs, आफ्टर 20 ईयर्स दैट विल बिकम 1 करोड़, and after 30 years that will become 10 crore. Now if you're starting with 10 lakh capital, if you're starting with 10 lakh capital, after 10 every 10 years एक जीरो, 10 लाख से आप स्टार्ट करेंगे, 10 साल बाद आपके बनेंगे 1 करोड़, 20 साल बाद आपके बनेंगे 10 करोड़, 30 साल बाद यू विल बी द ओनर ऑफ 100 करोड़। सो स्टार्टिंग विथ 10 lakhs, 30 years, every month 2%, you can make 100 CR, and this is very reasonable. 2% per month is possible, every month possible, not possible। कैसे पॉसिबल? कल बताया था। नाउ अब कुछ लोग बोलते हैं सर आप फीस बहुत ले रहे हो यार, आपने इतनी ज्यादा फीस ले ली हमसे यार, हैं? अब देख लो क्या फीस ली है। देखो सीन क्या है, ये जेब में बाद में आएगा, 100 करोड़ 10 करोड़, पहले यहाँ तो आए। यहाँ आना तो इम्पोर्टेंट है, जब यहाँ आएगा तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे। इधर ही नहीं आ रहा लोगों के, बोलते पैसा बहुत दे रहे हो आप, इतना कमाओगे तो मेरे को क्या ला के दोगे भाई, कोई कुछ परसेंटेज देना आपने इसमें से। तो फाइनल मैसेज इज दिस, कौन कर पाएगा? देख लो, अगर आप जो पहले करते थे, ये लेक्चर के बाद भी वही करोगे ना, तो रिजल्ट भी वही होगा जो पहले होता था, कोई नो चेंज, नो चेंज, वाओ। अगर आप जो पहले कर रहे थे अभी भी वही करोगे, तो रिजल्ट भी वही होगा जो पहले होता था। क्योंकि मेरे को मालूम है ना, ये जो बढ़िया लगा, ठीक है, मतलब मजा तो बहुत आया, है ना, मतलब मजा बहुत आया हमको आज। कितने लोग करेंगे? जो करेंगे वो ये पाएंगे, ठीक है। जो नहीं करेगा वो वही करता रहेगा, कल सुबह उठेगा, नया स्टॉक देखेगा, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह देखेगा नहीं, किसी का सुनेगा, स्टॉक खरीदेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर दूसरों को पूछेगा मैं स्टॉक में क्या करूं, एंड अगेन। सी, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल है स्टेप, पता है आपको मैंने, इजी नहीं है। ये चीजें आप फॉलो करोगे, ठीक है, और उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इफ यू हैव डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम।